नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, ऐसा लग रहा है कि मोदी जी ने फिर से सीएम योगी की पीठ पर हाथ रख दिया है। आज संसद में अचानक पहुंचकर जिस तरह पीएम नरेंद्र मोदी ने महाकुंभ के सफल आयोजन पर गदगद होकर बयान दिया और उसके बाद विपक्ष को बोलने भी नहीं दिया गया, उससे ऐसा लग रहा है कि मोदी अब फिर से योगी को अपना सपोर्ट दे रहे हैं। पीठ पर हाथ रखने वाले किस्से की याद इसी से आई। खैर, उसका जिक्र आगे करेंगे हम, लेकिन अभी सवाल यह है कि क्या फडणवीस की पीठ पर भी मोदी का हाथ रहेगा, क्योंकि सत्ता के 6 महीने भी नहीं बीते हैं और यानी महाराष्ट्र की सत्ता में काबिज हुए 6 महीने नहीं हुए देवेंद्र फडणवीस को कह लें या बीजेपी को कह लें, लेकिन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से इस्तीफे की अब मांग हो रही है। कल नागपुर में जो हिंसा भड़की, रात को शाम के वक्त 7:30 से 9:30 के बीच खासकर, और हालात जिस ढंग से बिगड़े, इसके बाद अब भी राज्य में औरंगजेब को लेकर बयानबाजी चल रही है। उसमें आरोप लग रहे हैं कि मोदी महाराष्ट्र को गुजरात जैसा बनाने में लगे हैं, लेकिन गुजरात के वक्त तो वाजपेयी ने मोदी को राजधर्म निभाने की सलाह दी थी और यहां तो मोदी ने कोई सलाह देना तो दूर, नागपुर पर कुछ कहा ही नहीं और संसद में केवल अपनी तारीफ करके चले आए। महाकुंभ की बात भी मोदी ने की, लेकिन जो लोग भगदड़ में मारे गए उन्हें श्रद्धांजलि नहीं दी। 2 शब्द बोल देते अगर नरेंद्र मोदी महाकुंभ में जो भगदड़ मची थी उसी पर, तो उनका ओहदा नीचे नहीं हो जाता। लेकिन संवेदना के 2 बोल बोलने के लिए जो कलेजा चाहिए वो शायद नरेंद्र मोदी में अब नहीं है, या पहले भी नहीं था। खैर, इधर देश की सियासत में बिहार चुनाव से पहले चिंगारी भड़कने की शुरुआत हुई है, तो इसके लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। वहीं बिहार चुनाव से पहले ही अब चुनाव आयोग ने एक अहम फैसला लिया है, जिसमें मतदाता फोटो पहचान पत्र को आधार से जोड़ा जाएगा। इस फैसले से किस तरह निजता के अधिकार पर खतरा आएगा, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले सुनते हैं राहुल गांधी को, जिन्होंने बताया कि ये न्यू इंडिया है, यहां लोकतांत्रिक तकाजों का मतलब नहीं है। आइए जरा सुन लेते हैं पहले राहुल गांधी संसद भवन के बाहर मीडिया से चर्चा करते हुए क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। 2-3 चीजें थी जो प्रधानमंत्री ने बोला, मैं उसको सपोर्ट करना चाह रहा था। कुंभ हमारी एक प्रकार से हमारा ट्रेडिशन है, हिस्ट्री है, कल्चर है। एक कंप्लेंट थी, एक शिकायत थी, श्रद्धांजलि नहीं दी प्रधानमंत्री ने। जो लोग जिनकी मृत्यु हुई थी उनको श्रद्धांजलि नहीं दी। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता था कि देखिए, कुंभ की जगह है, मगर जो युवा कुंभ में गए उनको प्रधानमंत्री से एक और चीज चाहिए, उनको रोजगार चाहिए, और प्रधानमंत्री को रोजगार के बारे में भी बोलना चाहिए। थैंक यू। आपको बोलने नहीं दिया गया सर? आपको बोलने नहीं दिया गया? नहीं, देखिए, बोलने तो नहीं देते हैं। डेमोक्रेटिक जो स्ट्रक्चर है, जो एलओपी को तो मतलब परमिशन देनी चाहिए, मगर नहीं देते हैं। बट ये न्यू इंडिया है। डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर और न्यू इंडिया, एलओपी को कम से कम मौका मिलना चाहिए, मौका देते रहे हैं, लेकिन अब नहीं दिया, यही न्यू इंडिया है। राहुल गांधी तो कुंभ पर मोदी का समर्थन ही कर रहे थे। अगर उन्हें बोलने दिया जाता तो क्या पता मोदी जी के नंबर बढ़ जाते, लेकिन यह मौका उन्होंने गंवा दिया, या शायद उन्हें राहुल के बोलने से ही डर लगता है। इस बारे में प्रियंका गांधी ने भी अपनी राय दी है। प्रियंका गांधी ने क्या कुछ कहा है, ये जरा उनकी जुबानी भी सुन लेते हैं, सुनिए जरा। मैम, विपक्ष को भी अपनी बात रखने देने का मौका दिया जाना चाहिए था। बिल्कुल देने जाना चाहिए था, क्योंकि विपक्ष की भी भावनाएं हैं इसके प्रति, और उनको प्रकट करने में कोई उनको आपत्ति नहीं होनी चाहिए थी। तो मेरे ख्याल से उनको 2 मिनट के लिए बोलने देना चाहिए था। संसद के बाहर आज राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों ने विपक्ष की आवाज दबाने पर सरकार की आलोचना की, और उधर राज्यसभा में सोनिया गांधी ने मनरेगा पर अपना बयान दिया। संसद के बजट सत्र में बीजेपी कई तरह से घिरी हुई है और कमजोर भी नजर आ रही है। पहले ही उसके सामने कई चुनौतियां थी, अब महाराष्ट्र के मामले में मोदी और बीजेपी दोनों के लिए परेशानी खड़ी हो गई है, और खासकर महाराष्ट्र मतलब नागपुर, जहां कल से घटना जो है वो घटी और बढ़ गई। आज उद्धव ठाकरे ने तो सीधे देवेंद्र फडणवीस से इस्तीफा मांग लिया। उद्धव ठाकरे ने क्या कुछ कहा है, आइए जरा वो भी देख लेते हैं, सुन लेते हैं। देखिए जरा क्या कह रहे हैं उद्धव ठाकरे।
अहो त्याला आक्रमकता म्हणत नाही, त्याला भेदरटपणा म्हणतात. पीछे किसका हाथ है, क्या लगता है? मैं मुख्यमंत्री नहीं हूँ, ना ही मैं गृह मंत्री हूँ. तो मुख्यमंत्री जो है, मुख्यमंत्री जी को पूछो किसका हाथ है, क्योंकि आरएसएस का मुख्यालय वहाँ है. अब इनके कार्यकाल में वहाँ डबल इंजन सरकार है ना, महाराष्ट्र में और केंद्र में. तो डबल इंजन सरकार की असफलता है, और अगर ये सरकार असफल है तो इन्होंने इस्तीफा देना चाहिए. सर भाजपा ने कहा ना मैं मुख्यमंत्री हूं ना ही गृह मंत्री हूं और असफलता सरकार की है, ये बात यहां उद्धव ठाकरे कह रहे हैं. तो इतना तो तय है कि फडणवीस इस्तीफा नहीं देंगे, क्योंकि अब ऐसी कोई नैतिकता बीजेपी में नहीं दिखती है. वैसे महाराष्ट्र का असर क्या बिहार और उत्तर प्रदेश में पड़ेगा, ये देखना होगा. नीतीश कुमार क्या बीजेपी के इस रवैये का साथ देंगे, ये भी एक अहम सवाल है. उधर उत्तर प्रदेश में तो आदित्यनाथ योगी ने सीधे अबू आजमी को चुनौती दे ही दी थी. आप याद कीजिए औरंगजेब के मामले में. वैसे भी महाकुंभ के बाद अब योगी जी अपनी स्थिति को थोड़ा मजबूत मान रहे हैं और उस पर आज मोदी का साथ भी उन्हें मिल गया है. हालांकि नरेंद्र मोदी ने एक बार भी नाम नहीं लिया योगी आदित्यनाथ का जब अपना बयान, अपना भाषण दे रहे थे सदन के अंदर. आपको पिछले यूपी चुनाव की एक तस्वीर याद होगी जिसमें मोदी योगी की पीठ पर हाथ रखकर चल रहे हैं. वो तस्वीर काफी चर्चा में आई थी. उस वक्त इस तस्वीर को काफी अहम माना गया था, क्योंकि तब योगी और मोदी के बीच अघोषित टकराव की खबरें थी, लेकिन फिर मामला पीठ पर हाथ रखकर संभाला गया. अब यही देखना है कि फडणवीस के साथ मोदी इस तरह के फोटो सेशन कब करवाते हैं, या करवाएंगे भी या नहीं करवाएंगे. खैर, अब बात करते हैं दोस्तों चुनाव आयोग की. चुनाव आयोग में आज बैठक हुई है, एक अहम बैठक हुई, जिसमें एपिक कार्ड और आधार कार्ड को जोड़ने की अनुमति दी गई है. यानी एपिक कार्ड जो चुनाव कार्ड का जो वोटर कार्ड का जो आपका नंबर होता है, उस नंबर को आधार कार्ड से जोड़ा जाए, यानी वोटर कार्ड और आधार कार्ड को जोड़ दिया जाए. इस संबंध में, इस मामले में चुनाव आयोग की तरफ से बयान जारी कर कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 326 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 23(4), 23(5) और 23(6) के अनुसार एपिक को आधार से जोड़ा जाएगा. इससे पहले सरकार ने पैन को आधार से जोड़ने का फैसला किया था. चुनाव आयोग ने कहा है कि जोड़ने का काम सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुरूप ही किया जाएगा. आपको याद होगा कि सर्वोच्च न्यायालय ने, यानी सुप्रीम कोर्ट ने इसको ऐच्छिक कर दिया था कि आपकी इच्छा है तो जोड़िए, आपकी इच्छा है तो मत जोड़िए. लेकिन अब आधार और एपिक के तकनीकी विशेषज्ञ जो हैं, उनके बीच तकनीकी परामर्श जल्द से जल्द शुरू किया जाएगा कि इसको कैसे जोड़ा जाए. लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि अगर एपिक से आधार जोड़ दिया जाता है तो फिर सारे नागरिकों का डाटा चुनाव आयोग के पास होगा, और इसमें निजता के अधिकार पर खतरा बताया जा रहा है. चुनाव आयोग ने भले ही गड़बड़ी रोकने और डुप्लीकेसी को खत्म करने के लिए यह प्रावधान किया है, मगर यहां एक गड़बड़ी सुधारने में दूसरी के पैदा होने का खतरा दिख रहा है. एक तरफ आप गड़बड़ी ये सुधार रहे हैं कि चुनाव जो है वो पारदर्शी तरीके से हो, लेकिन दूसरी तरफ ये है कि जो आधार कार्ड में आपका पूरा डाटा है, बायोमेट्रिक, आपके थंब के, आपके आंखों के, ये सारे डाटा वहां पर मौजूद हैं, ये सब चला जाएगा अब चुनाव आयोग के पास भी. तो ये खतरा, और इस खतरा को कैसे दूर किया जाएगा ये देखना है. निष्पक्ष चुनाव के साथ साथ देश में लोकतंत्र को बचाना और सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखना, ये तीनों अहम जिम्मेदारियां सरकार पर हैं. लेकिन इस समय मोदी जी अपने महिमा मंडन में लगे हुए हैं. क्या विपक्ष के लिए खुद को साबित करने का सरकार को घेरने का ये जो टाइम है, सही समय है, ये सही टाइम है? इस पर आज चर्चा करेंगे. लेकिन उसके साथ साथ ये भी समझेंगे कि जो नागपुर में हुआ, जो हिंसा भड़की नागपुर में, उसके लिए जिम्मेदार कौन है, या ऐसे अलग अलग जगहों पर हिंसा भड़काने की कोशिश, साजिशें रची जा रही हैं. आखिर औरंगजेब के नाम पर आज की तारीख में हिंसा भड़का के क्या कुछ हासिल कर लेगी बीजेपी? बीजेपी का नाम इसलिए क्योंकि विश्व हिंदू परिषद का यह आह्वान था, इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं ये सब एक दूसरे से पूरा कुनबा जुड़ा हुआ है.
ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। कहीं भी दंगा हो, हिंसा हो, वो जायज़ नहीं है और इसको तत्काल रोका जाना चाहिए। क्या महाराष्ट्र में सुनियोजित तरीके से ये सब कुछ हुआ है? नागपुर में 100 साल के इतिहास में ये पहली बार हुआ है। आज़ाद भारत में पहली घटना है। आखिर क्यों? इन सब पे हम चर्चा करेंगे। आइए, हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे पहले आपका परिचय करवाता हूं। जरा स्क्रीन पर ले आइए तमाम हमारे साथियों को जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा हम कर रहे हैं, नागपुर से लेकर चुनाव आयोग तक। और चुनाव आयोग की जब हम बात करते हैं तो चुनावी पारदर्शिता और तमाम चीज़ों की बात हम करेंगे ही करेंगे। हमारे साथ इस वक्त 4 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर राकेश पाठक जी की जगह पर बैठे हुए हैं अमलेंदु उपाध्याय जी। जरा नाम ठीक कीजिए सबके। अमलेंदु उपाध्याय जी आपका स्वागत है, प्रशांत टंडन जी आपका स्वागत है, अनिल सिन्हा जी आपका स्वागत है और शकील अख्तर जी आपका स्वागत है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका करता हूं। जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण चर्चा। और इस चर्चा में सीधे शकील जी आपके पास ही आना चाहता हूं। उधर महाराष्ट्र से जुड़े हुए अनिल सिन्हा जी, उनके पास भी आऊँगा, उनसे भी समझूंगा कि आखिर नागपुर का खेल क्या है। लेकिन उससे पहले शकील जी, इधर दिल्ली से लेकर नागपुर तक जो कुछ हुआ उसमें दिल्ली में एक तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी सब आज सुर्खियों में रहे, साथ साथ नरेंद्र मोदी सुर्खियों में रहे। नरेंद्र मोदी के सामने 2 अहम मुद्दे थे जहां पर वो अपनी चर्चा कर सकते थे, रख सकते थे। पहली बात कि जब आप महाकुंभ पे बात कर रहे हैं तो महाकुंभ के भगदड़ में मारे गए लोगों के प्रति आपने श्रद्धांजलि क्यों नहीं अर्पित की। दूसरी बात, आप इसी चर्चा में थोड़ी बहुत चर्चा तो नागपुर की कर सकते थे। एक प्रधानमंत्री होने के नाते आप अपील तो कर ही सकते थे कि शांति व्यवस्था वहां बरकरार रहे, वो नहीं हुआ। और तीसरी बात कि मणिपुर को लेकर बहुत महत्वपूर्ण आज खबर यह भी आई है कि सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की एक का डेलीगेशन जा रहा है नागपुर, वहां के घटनाक्रम को और नजदीक से देखने समझने। ये एक जानकारी है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर तो कभी बात करते ही नहीं है। क्या कुछ हुआ शकील जी, आंखों देखी आपसे? अजीब जी, आज राहुल गांधी ने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने बड़े साफ शब्दों में कहा कि मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का समर्थन करना चाह रहा था, लेकिन उन्होंने मुझे अपना समर्थन भी नहीं करने दिया। लोकसभा में जो प्रधानमंत्री बोले कुंभ के ऊपर, राहुल ने कहा हमारी भावनाएं भी ऐसी हैं, कुंभ हमारे लिए भी उतने ही श्रद्धा का और उतने ही सम्मान का विषय है। लेकिन लीडर अपोजिशन को भी वहां बोलने नहीं दिया गया। हम भी वहां कुंभ के बारे में बोलते। और जो उन्होंने सबसे बड़ी बात कही कि 2 शब्द जो लोग मारे गए हैं उनके बारे में भी मोदी जी बोल देते। बहुत सही बात थी। लेकिन आपको याद होगा कि किसानों को श्रद्धांजलि देने की कितनी बात की, कितना किसान मारा गया किसान आंदोलन में, मोदी जी ने उनको भी श्रद्धांजलि नहीं दी और संसद में उनको श्रद्धांजलि नहीं देने दी गई। विपक्ष के सारे सदस्यों ने यह मांग करी। तो ये जो है मृतकों को मानते ही नहीं है। मृतकों के आज तक आंकड़े नहीं दिए कितने लोग मारे गए हैं। इसके अलावा राहुल ने जो खास बात कही वो ये कही कि कुंभ अच्छा हुआ, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो युवा वहां गया था उसको रोजगार भी चाहिए। लेकिन उसके बारे में ही मोदी जी ने कुछ नहीं कहा, न करने की बात कही। तो आज राहुल ने ये सारी बातें कह के ये बताया है कि उनका कंसर्न क्या है। जो लोग कहते हैं कि कांग्रेस ये करती है वो करती है, जगदीप बपाल ने जो कांग्रेस के ही थे और हवा देख के वहां चले गए थे, उन्होंने कहा साहब कि राहुल और प्रियंका वहां नहीं गए। अरे भाई, हजारों लोग नहीं गए, हजारों लोग गए हैं, इसका मतलब हो गया नेहरू गए थे। ये कोई बात होती है कि कौन गया कौन नहीं गया? जो आरएसएस के चीफ हैं भागवत जी, मोहन भागवत जी, वो नहीं गए। आप यही गिनते रहोगे? आप गिनिए कि काम क्या हुए क्या नहीं हुए। और राहुल इसीलिए बोल रहे हैं कि हमारी श्रद्धा हमारी आस्था सब कुछ है। लेकिन आप युवाओं के रोजगार की भी बात कर लेते, आप वहां मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि भी दे देते। जहां प्रियंका गांधी का जिक्र कर रहे हैं, प्रियंका गांधी ने भी यही कहा कि लीडर अपोजिशन को बोलने दिया जाना चाहिए था। और इस पे लोकसभा में हंगामा हुआ भारी। और उसके बाद अभी जो दूसरा शुरू हुआ है सत्र,
संसद का बजट सत्र का पार्ट 2, तो उसमें आज पहली बार ऐसा हुआ कि दोपहर के बाद लोकसभा चल ही नहीं पाई, स्थगित करना पड़ी। अगर 2 शब्द राहुल को बोलने देते, राहुल पहले भी प्रधानमंत्री की प्रशंसा कर चुके हैं, राहुल पहले भी वहां सरकार की प्रशंसा कर चुके हैं। राहुल जैसा लीडर अपोजिशन आपको मिलेगा नहीं। इनके लीडर अपोजिशन थे, वो कभी सरकार की प्रशंसा करना जानते ही नहीं थे जी। विरोध विरोध विरोध। और आज सत्ता पक्ष में बैठे हैं तब भी जो है कह रहे हैं कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस, सत्ता पक्ष में भी कांग्रेस को नहीं भूल रहे। तो ये विपक्ष में होते तब भी कांग्रेस, सत्ता पक्ष में होते तब भी कांग्रेस। दूसरा, आपने सोनिया गांधी का जिक्र किया। सोनिया गांधी का आज का जो उल्लेख था वो बड़ा इंपॉर्टेंट था। उन्होंने मनरेगा पे अपनी बात कही है, और देखिए मनरेगा वो चीज है जो सोनिया गांधी लाई थी। उन्होंने कहा कि इसमें 4000 करोड़ रुपए की कमी है पैसे में, सरकार उसका बजट लगातार घटाती चली जा रही है मनरेगा का। और ये मनरेगा ही था जिसने भारत की अर्थव्यवस्था को संभाला था, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पूरी तरह बदल दिया था, ग्रामीणों को स्ट्रेंथन कर दिया था, उनके पास पैसा आ गया था। जो उद्योगपति है वो आज भी कहते हैं, हमने इसके बारे में पहले भी बताया कि हमारे कुछ दोस्तों ने कहा, वो मोदी जी के दोस्त थे, वो हमने कहा कहिए मोदी जी से जाके, चले वही तो नहीं कर सकते हम, चले हमारे सारे कारोबार बंद हो गए, हमारा एक बहुत बड़ा जो हम चीजें बनाते हैं जिनको हम मैन्युफैक्चर करते हैं, बहुत बड़े बड़े लोग हैं वो, उनको हम गांवों में पहुंचाते थे, गांवों की क्रय शक्ति बढ़ गई थी, वो सब खत्म हो गया। और अब मोदी जी ने क्या किया, उन्हीं गांव वालों को 5 किलो अनाज पे ला दिया। पैसा नहीं है, वो यही कहते हैं। और ये कौन कह रहे हैं, फिर यहां बता रहे हैं, मोदी जी मालूम कर सकते हैं, उनको मालूम पड़ जाएगा, ऐसी बात नहीं है, देश के बड़े उद्योगपति। लेकिन वो ये कहते हैं, ऑफ द रिकॉर्ड कहते हैं कि साहब उनसे कहने की हमारी हिम्मत नहीं है, तो हम लोगों से अपना दुख रो लेते हैं वो। तो 5 किलो अनाज जिसको मिलता है उसका पैसा नहीं है, तो कुछ भी नहीं खरीद सकता। तो आज मनरेगा की जो बात करी सोनिया गांधी ने, वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। और जो आपने कहा कि मोदी जी बोल सकते थे नागपुर के ऊपर, वो तो मणिपुर पर भी नहीं बोले। नागपुर पे क्या बोलेंगे वो? मोदी जी कभी नहीं बोल सकते, मणिपुर पे नहीं बोल सकते, नागपुर पे नहीं बोल सकते, किसानों पे नहीं बोल सकते, कुंभ में मारे गए लोगों पे नहीं बोल सकते। लेकिन राहुल ने कहा कि आप मुझे बोलने का मौका तो देते, मैं उनका समर्थन करता, लेकिन नहीं बोलने दिया और लोकसभा नहीं चली। दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात हम आपको बताना चाहेंगे, अभी कांग्रेस की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है, जो उसके सर्वोच्च पदाधिकारी हैं, जनरल सेक्रेटरी और प्रदेश इंचार्ज, वो इंदिरा भवन में मीटिंग कर रहे हैं। आपको मालूम है कि कांग्रेस का जो पूर्ण अधिवेशन है, जिसे प्लेनरी कहते हैं, जो सबसे बड़ा सम्मेलन होता है, वो 8 और 9 अप्रैल को अहमदाबाद में होने वाला है। और कांग्रेस ने ये कहा अपने बेलगावी अधिवेशन में, उससे पहले बेलगावी CWC में, उससे पहले दिल्ली की CWC में। देखिए ये फोटो जो है वो, ये फोटो वही है, उनकी मीटिंग चल रही है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है कांग्रेस की, जिसमें जनरल सेक्रेटरीज हैं और स्टेट इंचार्ज हैं, सर्वोच्च पदाधिकारी होते हैं। तो कांग्रेस ने कहा कि साहब हम जो है 2025 को संगठन का साल बनाएंगे, लेकिन संगठन का साल कैसे बनाएंगे, अभी तक जो पुनर्गठन होना था उसकी प्रक्रिया बहुत आधी अधूरी हुई है, जिसे कहते हैं क्षणिक हुई है। कुछ समय पहले सिर्फ 2 जनरल सेक्रेटरी नए बनाए थे, और अब क्या कांग्रेस इन्हीं लोगों को लेके, जो पुराने लोग हैं, अपने अहमदाबाद अधिवेशन में जाएगी, अपने सबसे बड़े अधिवेशन में, और कैसे वो चेंज करेगी, क्या करेगी, इस सवाल का जवाब हम और आप नहीं दे सकते हैं। इसका जवाब 2 ही आदमी दे सकते हैं, राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी। वो दोनों ये तो कई बार कह चुके हैं कि कांग्रेस में भारी गुटबाजी है, कांग्रेस में आधे लोग बीजेपी के हैं, बहुत सारी हमारी परेशानियां हैं, मगर उन्हें दूर कैसे करेंगे, ये काम उन्हीं को करना है। तो खैर, हम ये जो जानकारी दे रहे हैं, इसके बाद जब हो जाएगी ये मीटिंग पूरी और जो इसमें से निकल के आएगा वो आपको बताएंगे। लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है अहमदाबाद जाने से पहले, कि संभवतः ये लास्ट मीटिंग, सबसे बड़े पदाधिकारी जिसे कहते हैं पार्टी के सर्वोच्च पदाधिकारी, वो यहाँ मौजूद हैं और वो बात करेंगे कि अहमदाबाद में क्या नए फैसले ले सकते हैं। तो आज का दिन जो है
वो बहुत ही गहमा गहमी का रहा। प्रधानमंत्री जी बोल जरूर गए और जैसा आपने बताया वो सबसे इंपॉर्टेंट बातें, दो बातें इंपॉर्टेंट है, बड़े शॉर्ट में बता देते हैं। एक ये कि प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री योगी का नाम नहीं लिया। योगी कुंभ को लेके अपनी लगातार पीठ थपथपा रहे हैं। एक उनका समर्थित मीडिया भी हो गया है, वो भी उनको सारा श्रेय दे रहा है, मगर मोदी जी ने नहीं दिया। ये कहानी अपने आप में बहुत कुछ कहती है। इसके लिए अखिलेश यादव कहते हैं कि दो इंजन हैं पर दो इंजन अलग अलग दिशाओं में जाते हैं। एक इंजन दूसरे इंजन को सलाम नहीं करता, उसका जवाब नहीं देता। दूसरी जो एक खास बात है, उद्धव ठाकरे ने जो आज कहा है वो ये कहा है कि नागपुर में आरएसएस का मुख्यालय है। सीधे सीधे उन्होंने दंगे, उपद्रव, इसका पूरा का पूरा दोष जो है आरएसएस पे रख दिया है। उनसे पूछा गया था कि किसका दोष है, उन्होंने कहा मुख्यमंत्री से पूछिए, गृह मंत्री से पूछिए, मैं तो बस इतना कहता हूं कि आरएसएस का हेडक्वार्टर है। और आरएसएस के ऊपर विश्व हिंदू परिषद का आपने बताया कि उनका कॉल था। ये आरोप हमेशा लगते रहे कि अपनी अफवाहों के कारण वो देश में ये अवस्था फैलाती है। सरदार पटेल जिन्हें अपना सबसे बड़ा नेता बताने की कोशिश करते हैं, प्रतिभा बनाई है, उन्होंने कहा था उस समय के सरसंघचालक से कि आप ही लोगों के कारण जो है महात्मा गांधी की हत्या हुई है। उन्होंने प्रतिबंध लगाया था आरएसएस पे इसी आरोप पे। तो आज जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन था और इस इंपॉर्टेंट दिन पे जैसा आपने कहा कि मोदी जी चाहते तो ये यूज कर सकते थे कि राहुल भी कुंभ की प्रशंसा कर दे, लेकिन शायद मोदी जी को ये लगा कि कुंभ की प्रशंसा अगर राहुल करेंगे, जो राहुल करने वाले थे, वो कहीं योगी जी के खाते में न चली जाए। तो योगी जी के खाते में जाने से बचने के लिए राहुल को बोलने ही नहीं दिया गया। जी राजीव जी। जी जी, राहुल गांधी को, नेता प्रतिपक्ष को बोलने नहीं दिया गया। और ये भी एक बात। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी ने आज इस मसले को क्यों आज की तारीख में वो क्यों लेके आए? आज नागपुर की बात हो रही थी, बात कई और मसलों की हो रही थी, लेकिन महाकुंभ को क्यों ले आए, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। पहले आना चाहता हूं प्रशांत टंडन जी आपके पास। प्रशांत जी, कल से आप नागपुर की घटना को देख रहे हैं। प्रधानमंत्री से उम्मीद यही थी, अचानक खबर आई कि प्रधानमंत्री आज लोकसभा में बोलेंगे, अपनी बात रखेंगे, तो उसके लेकिन फिर खबर आई कि वो महाकुंभ पे बोल रहे हैं, अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। एक बार भी उन्होंने योगी आदित्यनाथ का नाम नहीं लिया। ये तो साफ समझ में आ रहा है क्या है मामला। लेकिन नागपुर की घटना, इतनी बड़ी घटना, आजाद भारत के इतिहास में पहली बार नागपुर में हिंसा दो समुदायों के बीच, अपने आप में ये दुर्भाग्यपूर्ण है। कैसे देखा जाए इसको सियासत से? देखिए राजीव जी, औरंगजेब की बंधु में है नागपुर में जो कुछ हुआ, और औरंगजेब को लाया गया है मोदी जी को बचाने के। अब मैं नागपुर की घटना की बात करता हूं, लेकिन जरा कुछ पृष्ठभूमि इसकी समझते हैं कि नए प्रधानमंत्री बने कनाडा के, और वो ट्रंप को सीधी चुनौती दे रहे हैं, फ्रांस जा रहे हैं। आप देखिए कि चीन का क्या ट्रंप को लेकर, जो ट्रंप का टैरिफ वॉर है उसको लेकर चीन की क्या प्रतिक्रिया है, उसको लेकर यूरोप के तमाम देशों की क्या प्रतिक्रिया है, जर्मनी की क्या प्रतिक्रिया है, फ्रांस की क्या प्रतिक्रिया है, छोटे छोटे देशों की क्या प्रतिक्रिया है। और मोदी जी ने 3 घंटे जब बात की है एक पॉडकास्टर से, तो उन्होंने दुनिया भर की बात की, लेकिन टैरिफ की बात नहीं की। क्या भारत के आर्थिक हितों से क्या समझौते किए गए हैं, इसकी चर्चा उन्होंने पब्लिक प्लेटफॉर्म पर अभी तक नहीं की है, संसद को भी नहीं बताया है। तो और अब उसके अलावा क्या हो रहा है कि आप उसी पॉडकास्ट में ये कह रहे हैं कि चीन से हमारे संबंध सामान्य हैं, और आप ही का सेना अध्यक्ष, भारत का जो नौसेना, वो जो थल सेना अध्यक्ष हैं, वो ये कह रहे हैं कि चीन से सबको सामान्य नहीं है। तो किसकी बात मान ली जाए? गालवन में हमारे 20 जवानों की जान गई, उसका हिसाब आज तक चुकता नहीं हुआ। उसके बाद आप देखिए कि स्टॉक मार्केट में 9 लाख करोड़ निकल गया, पेपर लीक रोज हो रहे हैं, नौकरियां नहीं है, जीडीपी का ग्रोथ 6.4% प्रोजेक्टेड है। तो ये तमाम सारी जो समस्याएं हैं, भाषा को लेकर तमिलनाडु में जो कुछ हो रहा है उसको लेकर सब वो तमाम चीजें, ये सारी समस्याएं, बिहार में समस्याएं, पॉलिटिकल समस्याएं, आर्थिक समस्याएं, विदेश नीति की समस्याएं,
इन समस्याओं से उलझे हुए मोदी जी को बचाने के लिए औरंगजेब को लाए। और अब देखिए कि दंगा हुआ, दंगा तो नहीं, हिंसा कहा जाएगा उसको। कैसे हुआ? बजरंग दल का प्रदर्शन है औरंगजेब को लेकर, तो फिर वहां पे औरंगजेब आ रहे हैं। वहां पे आरएसएस का हेडक्वार्टर है, वो मुख्यमंत्री की कंस्टिट्यूंसी भी है। हम लोग उस कंस्टिट्यूंसी में गए थे चुनाव के दौरान। मुख्यमंत्री कंस्टिट्यूंसी है जिनके पास गृह मंत्रालय भी है। इसके बाद वहां पे हो गया। सबसे शर्म की और सबसे आश्चर्य की बात यह है राजू जी कि भारत के संविधान के रचयिता डॉक्टर अंबेडकर की कर्म भूमि है, वो दीक्षा भूमि है वहां पे नागपुर में। उसका भारत के समाज में जो और संविधान की प्रोसेस में उस दीक्षा भूमि का बड़ा योगदान है। हर साल वहां लाखों लोग बौद्ध धर्म को अपनाते हैं। उस दीक्षा भूमि से भी कोई आवाज नहीं उठी इस हिंसा के खिलाफ। बड़े आश्चर्य की बात है कि एक इतना बड़ा वहां पे स्मारक है जो नए भारत को की एक सामाजिक राजनीतिक दर्शन को बताता है वो दीक्षा भूमि। और उस दीक्षा भूमि से भी अगर विरोध की आवाज ना उठे आरएसएस के खिलाफ, तो ये मेरे लिए बड़े आश्चर्य की बात है। लेकिन ये औरंगजेब को लाया क्यों गया? इसलिए लाया गया। आप देखिए कि बहुत ही पंडित नेहरू को लेकर ये काम अभी तक हो रहा था। पंडित नेहरू की तारीफ विदेशों के प्रधानमंत्री कर देते हैं, तो औरंगजेब को लाया गया जिनकी तारीफ कोई कर ना पाए। पोलराइज करने के लिए किया गया। मोदी जी ये कह रहे हैं कि 2047 में विकसित भारत होगा, तो क्या 2047 के बाद लिंचिंग बंद होगी? 2047 के बाद दंगे बंद होंगे? 2047 के बाद इतिहास के लोग निकाल कर उनके ऊपर दंगे फसाद होंगे? 2047 के बाद अफवाहें, नफरत और घृणा बंद होगी? ये विकसित भारत का इंतजार कर रहे हैं क्या? और ये विकसित भारत कैसे बनता है? विकसित देश कैसे बनता है? विकसित देश केवल क्या जीडीपी पे या पर कैपिटा इनकम पे नहीं होता है। विकसित देशों का समाज विकसित होता है। ये क्या विकसित देश की अवधारणा है? जरा मोदी जी कभी ये भी बताएं। 3 घंटे का या 5 घंटे का भी पॉडकास्ट किसी के साथ कर ले, ये बताएं तो कि विकसित भारत की अवधारणा क्या होती है। तो जो नागपुर में हुआ वो बहुत सुनियोजित और बीच में औरंगजेब को रख के किया गया। वो मोदी जी को तमाम सारे इन मुद्दों से बचाने के लिए किया गया। एक बात। दूसरी बात की जो इलेक्शन कमीशन की बात है, इलेक्शन कमीशन आधार को वोटर आईडी से जोड़कर एक और बहुत बड़े चुनावी घोटाले को जन्म देने जा रहा है। अभी तक वोटर लिस्ट, वोटिंग टर्नआउट, ईवीएम, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, इन सारी चीजों को लेकर अभी बादल छटे नहीं हैं। अभी उनके ऊपर सवालिया निशान खड़े हुए हैं और बहुत गंभीर सवालिया निशान खड़े होंगे ही, क्योंकि अगर 5 महीने में 39 लाख नए वोटर महाराष्ट्र में जुड़ जाते हैं तो सवाल गंभीर हैं। वो इशू अभी अटके हुए हैं, उनका कोई स्पष्टीकरण नहीं आया। 2-2 कमरे के मकानों में 80-80 वोटर मिल रहे हैं। उसके बाद आप एक ये चीज ला रहे हैं, और ये जैसा आपने बिल्कुल ठीक कहा, निजता, मतदाता की निजता पर हमला होगा, पहली बात। दूसरी बात, ये लेवल प्ले फील्ड को डिस्टर्ब करेगा। ये समान अवसर का जो सिद्धांत है उसको डिस्टर्ब करेगा, क्योंकि सरकार, सत्ताधारी पार्टी के पास वो पूरा डेटा होगा जी, योजनाओं का, पेंशन का, डायरेक्ट कैश ट्रांसफर का, जो आधार से जुड़ा हुआ है, और वही लोग वोटर लिस्ट में भी होंगे। ईवीएम का ट्रैकिंग हो जाती है। अब ये बड़ा मुद्दा है।
कि पोलिंग बूथ से लेकर काउंटिंग बूथ तक ईवीएम एक ही ईवीएम का नंबर रहता है, वो ट्रैक हो जाती है कि ये ईवीएम में जितने वोट निकले बीजेपी को, कांग्रेस को, समाजवादी पार्टी को, डीएमके को, ये ईवीएम किस पोलिंग बूथ पे लगी हुई थी। अब उसके साथ आपके पास ये भी डेटा है कि ये जहां जिस पोलिंग बूथ में लगी हुई थी वहां कितने लोगों को पेंशन का पैसा गया, कितने लोगों को डायरेक्ट कैश ट्रांसफर गया, कितने लोगों को मुफ्त का अनाज गया, कितने लोगों के पास वृद्धावस्था पेंशन है, किनके घरों में टॉयलेट बने। अब आपको ये मालूम है कि कितने वोट मिले, कितने घरों में ये गया, और आपके पास मतदाता का पूरी सूची है। तो आप बताइए कि इस देश में फ्री एंड फेयर इलेक्शन कैसे होगा। इन सवालों का जवाब इलेक्शन कमीशन को देना चाहिए। जी राजीव जी। बिल्कुल बिल्कुल, इन सवालों का जवाब देना होगा, बिल्कुल देना होगा। जरा जल्दी से आना चाहता हूं अमलेंदु उपाध्याय जी आपके पास, फिर जरा महाराष्ट्र को और नजदीक से समझेंगे अनिल जी के जरिए। अमलेंदु जी, आप कैसे देखते हैं, इधर एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिसकी चर्चा हम लोग लगातार कर रहे हैं, संसद में आते हैं तो महाकुंभ की बात करते हैं, अपनी पीठ थपथपाते हैं, लेकिन भगदड़ में मारे हुए लोगों की के प्रति कोई श्रद्धांजलि नहीं। और दूसरी तरफ जो नागपुर में घटना घटी है उसको लेकर भी काफी चर्चा, और हम सब अच्छी तरह से जानते हैं बाबा साहब अंबेडकर दीक्षा भूमि सब कुछ नागपुर में है। और उसके बाद एक ये भी है कि नागपुर में ही आरएसएस का मुख्यालय भी है। जिस एरिया में ये घटना घटी है उस एरिया से, वो जो एरिया है उसी एरिया से चुनाव जीत के आए हैं देवेंद्र फडणवीस, ये भी अगर मैं सही हूं तो। और उसके बाद परिस्थितियां इतनी नाजुक बना दी गई कि वहां पर कर्फ्यू लगाना पड़ा। अमलेंदु जी। राजीव जी, ये 70 सालों में पहली बार है, मतलब इसको जुमले की तरह लिया जाए, 70 सालों में पहली बार कि किसी मुख्यमंत्री के निर्वाचन क्षेत्र में कर्फ्यू लगाया जा रहा है। जहां से मुख्यमंत्री चुनकर आता है उसका निर्वाचन क्षेत्र है और वहां कर्फ्यू लगाया जा रहा है। इससे पहले राजीव जी 3-4 घटनाएं हैं, अगर आप उनको जोड़े मिलाने की कोशिश करें तो ये कई मसले इसके पीछे दिखाई पड़ते हैं। सोची समझी साजिश है, इस बात को एकनाथ शिंदे भी कह रहे हैं, इस बात को देवेंद्र फडणवीस भी कह रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में बाकायदा कहा कि विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने प्रदर्शन किया, छावा फिल्म की वजह से लोगों का औरंगजेब के प्रति जो गुस्सा था वो बाहर निकल कर आया। तो आखिर कहना क्या चाहते हैं देवेंद्र फडणवीस? क्या ये कहना चाहते हैं कि ये सब कुछ जो है वो छावा फिल्म की वजह से हुआ और विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने जो प्रदर्शन किया उसकी परिणति थी ये? अगर ये कहना चाहते हैं तो खुलकर कहें, वरना फिर बात खत्म करें, जो भी चाहते हैं वो कहें। लेकिन वो इशारों में कहते हैं, लेकिन उसके निर्दोष जो है वो दूसरों पर मरना चाहते हैं। दूसरा राजीव जी, इसी नागपुर में हम लोगों ने चर्चा भी की थी नितिन गडकरी के बयान की, जो अंजुमन इस्लाम संस्था में वो गए थे और उन्होंने कहा था कि मैं जाति और धर्म के आधार पर भेद नहीं कर सकता, चाहे चुनाव हार जाऊं और हार से मर थोड़ी ना जाऊंगा, ये नितिन गडकरी ने कहा था। नितिन गडकरी को कहे हुए राजीव जी ये 3 दिन में नहीं बीते कि नागपुर में ये सब कुछ हो गया जहां गडकरी ये बात कह रहे थे। तो क्या ये गडकरी को भी एक चुनौती दी गई है कि ठीक है तुम जाओ, हारो चाहे जीतो, हम तो ये करके दिखाएंगे, करके हम दिखा रहे हैं। तो ये भी एक चीज उठ रही है। दूसरा राजीव जी, आज जिस तरीके से एकनाथ शिंदे ने आकर बातें कही हैं, तो एकनाथ शिंदे तो एक तरीके से सीधे सीधे देवेंद्र फडणवीस के ऊपर जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। देखा जाए तो बता रहे हैं कि पुलिस के पास इसकी सूचना नहीं थी और कैसे क्या हुआ, तमाम बातें, और आखिर में कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जो खुद इसको मॉनिटर कर रहे हैं। तो क्या कहना चाहती हैं एकनाथ शिंदे? तो ये राजीव जी जो बीजेपी के अंदर, मतलब एनडीए में जो चल रहा है, उसकी चीजें भी बहुत सारी यहाँ निकलकर सामने आ रही हैं। दूसरा बात राजीव जी ये है कि औरंगजेब के मसले को लेकर जिस तरीके से लाया गया, ये साफ समझा जा सकता है कि चूंकि प्रधानमंत्री इस समय घिरे हुए हैं, देवेंद्र फडणवीस कानून व्यवस्था को लेकर बुरी तरीके से फंसे हुए हैं, सरकार के अंदर काफी ज्यादा विवाद चल रहे हैं, तो क्या उन सबसे ध्यान हटाने के लिए भी ये मसला लेकर आया गया? और राजीव जी, जैसा कि तमाम विपक्षी नेता कह रहे हैं कि 70 सालों में ये पहली बार है कि कोई सरकार के लोग जो हैं वो खुद राज्य को जो है वो सांप्रदायिक हिंसा की आग में झोंक रहे हैं। एक मंत्री नीतीश राणे जो है वो बयान देता है और उसके बाद ये सारी चीजें शुरू हो जाती है। मुख्यमंत्री आखिर क्या कर रहे थे? मुख्यमंत्री भी आप वही भाषा बोल रहे हैं, उप मुख्यमंत्री वो भी वही भाषा बोल रहे हैं, लगभग मिलती जुलती नीतीश राणे की। तो आप जो शांति की अपील कर रहे हैं, तो शांति की अपील आप किससे कर रहे हैं जब आप ही उकसाने वाले हैं? और राजीव जी देखिए, मजे की बात क्या है कि सुबह जब
बताया जा रहा था कि शांति की अपील की जा रही थी और मुख्यमंत्री रात में ही जो थे वो अपना वीडियो जारी कर रहे थे, लेकिन सुबह ही सुबह बीजेपी और शिवसेना एकनाथ शिंदे के विधायक जो हैं वो विधानसभा में प्रदर्शन कर रहे हैं कि साहब औरंगजेब की कब्र हटाई जाए। अरे भाई किसके लिए प्रदर्शन कर रहे हो, किसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हो? क्या देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ कर रहे हो कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ कर रहे हो? तो ये तो पूछा जाना चाहिए था इन विधायकों से कि आपका ये प्रदर्शन किसके खिलाफ है। तो बहुत सारी चीजें राजीव जी ये अंतर कहा जाए गुथी हुई हैं और इसके जरिए जो है अंदर की चीजें भी निपटाने की कोशिश की जा रही हैं और इसके जरिए एक कहा जाए देश को सांप्रदायिक हिंसा की आग में झोंकने की भी कोशिश की जा रही है। जैसा हम लोगों ने लगातार बात करते आ रहे हैं कि ये डिवाइडर इन चीफ की जो पॉलिसी है, उस डिवाइडर इन चीफ की पॉलिसी को ही एक तरीके से कहा जाए वो यहाँ लागू करने की कोशिश की जा रही है। दूसरा राजीव जी, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से संसद में पहुंचे, और वैसे तो प्रधानमंत्री का मन की बात हर आखिरी इतवार को आता है रेडियो पर, लेकिन आज प्रधानमंत्री मन की बात करने अचानक जो थे उनके मन में सुबह आया कि आज मन की बात की जाए, तो संसद में पहुंच गए और जाकर वहां उन्होंने मन की बात अपनी कही। तो ये एक तरफा डायलॉग जो प्रधानमंत्री ने किया वहां से बोलकर चले आए। जहां तक राजीव जी श्रद्धांजलि देने की बात है, तो प्रधानमंत्री ने क्या किसानों को श्रद्धांजलि देने दी थी? आपको याद होगा कि राहुल गांधी ने जब किसानों का मसला उठाया तो कहा था कि चलिए हम 2 मिनट का मौन रखें, तो यही भारतीय जनता पार्टी के सारे सांसद उठकर हल्ला गुल्ला करने लगे थे और किसानों को जो शहीद हुए थे किसान, उनको 2 मिनट का मौन नहीं रखने दिया गया था। विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि जब प्रधानमंत्री महाकुंभ पर बात कर रहे हैं और हम जब महाकुंभ पर बात करना चाहते थे तब तो आप कहते थे कि ये विषय जो है वो राज्य का विषय है, तो अगर ये महाकुंभ राज्य का विषय है तो प्रधानमंत्री राज्य के विषय पर यहाँ क्यों बात करने आए? अच्छा, जिस राज्य का विषय आप उस राज्य के मुख्यमंत्री का नाम नहीं ले रहे हैं, तो यहाँ करने आप क्या आए थे महाकुंभ से? आपका क्या लेना देना था? पैसा खर्च हुआ है उत्तर प्रदेश की सरकार का 7,000 करोड़ रुपया जो बताया जा रहा है, मोदी जी का उसमें क्या योगदान है? और मोदी जी का योगदान है तो वो मोदी जी क्या उन मौतों की भी जिम्मेदारी लेंगे जो वहां भगदड़ में हुई? ये सवाल भी लगातार पूछे जा रहे हैं। तो मोदी जी आखिर करना क्या चाहते हैं, कहना क्या चाहते हैं, किसी की समझ में नहीं आया। लेकिन एक बात समझ में आई कि मोदी जी को हर अवसर पर, चाहे वो कितना भी गमगीन हो और चाहे कैसा भी हो, अपनी वाहवाही करने का शौक है, वो करने आते हैं। लेकिन जब देश की बड़ी समस्याएं होती हैं उन पर प्रधानमंत्री मौन रहते हैं। तो ये प्रधानमंत्री की अपनी अता है। उड़ीसा में राजीव जी जब बड़ी दुर्घटना, रेल दुर्घटना होती है, प्रधानमंत्री वहां भी जाकर फोटो शूट करा लेते हैं। जल रहा है नागपुर, जहां आपकी डबल इंजन की सरकार है, और आप यहाँ आकर मन की बात कर रहे हैं संसद के अंदर। तो ऐसा राजीव जी जो वो कहा जाता है राजा निर्वंशिया जो कहा जाता है, तो वो उस तरीके की चीजें प्रधानमंत्री करते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो ये उनका अपना एक स्टाइल है करने का, वो करते हैं, लगातार करते रहते हैं। लेकिन इसका संदेश पूरी दुनिया में बहुत खराब जाता है। पूरी दुनिया ये देख रही है कि जब आपके देश में इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, जहां आपकी सरकारें हैं वहां इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, और आप सदन में आकर बात करने का, महाकुंभ बहुत सफल हुआ, बहुत अच्छी बात है, महाकुंभ बहुत सफल हुआ, लेकिन महाकुंभ में जो जाने गई लोगों की और जो असुविधाएं लोगों को हुई, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके बारे में कोई बात प्रधानमंत्री ने नहीं कही। कुल मिलाकर अपना जो हिंदुत्व का एजेंडा था उसको पुष्ट करने के लिए आए। क्योंकि आरएसएस के 100 साल पूरे होने जा रहे हैं, तो आरएसएस को भी बताना चाहते हैं कि हम आपके साथ मजबूती से खड़े हुए हैं और आरएसएस उनके साथ मजबूती से खड़ा रहे, ऐसा प्रतीत होता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। जरा आना चाहता हूं, हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रोफेसर रविकांत जी। रविकांत जी, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में, और आना चाहता हूं अनिल सिन्हा जी आपके पास। अनिल जी, आखिर चल क्या रहा है महाराष्ट्र में और उसमें भी नागपुर में? क्या औरंगजेब का मामला इतना बड़ा था कि कर्फ्यू तक की नौबत आ जाए, हिंसा भड़क उठे, 50 से ज़्यादा गिरफ्तारियां हो गई हैं, लेकिन बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है ये पूरी की पूरी घटना। कैसे देखा जाए इसको? देखिए, मुझको लग रहा है क्या कि अभी पूरे पर्सपेक्टिव में देखना चाहिए। ऐसा है कि जब आपका जो आपस में, एक तो जान लीजिए कि बीजेपी के अंदर भी एक कॉम्पिटिटिव कम्युनलिज्म चालू है। लेकिन ये क्यों चालू है? इसीलिए कि कम्युनलिज्म ही जो है अभी जो सरकार चल रही है, चाहे महाराष्ट्र की हो चाहे दिल्ली की, उसका एजेंडा ही वही है। तो इसमें लोग कॉम्पीट करेंगे ही। नीतीश राणे भी कोशिश करेगा कि सबसे बड़े कम्युनलिस्ट हम हैं, हिंदुओं के नेता हम हैं। फडणवीस कोशिश करेंगे ही। और जो मतलब ये है जो कहें कि ये सॉफ्ट हिंदुत्व वाले लोग हैं, जैसे गडकरी है, वो कोशिश करेंगे ही। उनका पूरा वो इलाका उन्हीं के इलाके में है, जो जिस इलाके में दंगा हुआ है वो इलाका उनमें है, और वो वहाँ जीतते हैं। और वो अभी हाल में ही उन्होंने वो कहा था कि जो जात की बात करेगा उसको मारूंगा लात। और उन्होंने बताया था मुसलमानों को कि भाई आप जो है
उन्होंने 2-3 चीज़ें काफ़ी इम्पोर्टेंट कही थी, जिसमें कि आपको अंदर लगेगा कि बीजेपी में जो कॉम्पिटिटिव कम्युनलिज्म है उसमें भी एक तबका उसको लग रहा है क्या कि ये नहीं करना चाहिए, इस तरह से नुकसान होगा, वो है गडकरी जैसे लोग। तो उन्होंने नागपुर में ही एक ये में मतलब कन्वोकेशन मतलब दीक्षांत समारोह में उन्होंने कहा था कि ये जो है आपका सिंबल कौन होना चाहिए, अब्दुल कलाम का नाम लिया था उन्होंने। उनको भी वो बोल रहे थे कि आप अपना सिंबल एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढिए जो साइंस पढ़ा हुआ है, पढ़ा लिखा आदमी है, और आप कोई नहीं, मतलब वो देखिए कि एक तरह से वो बता रहे थे कि औरंगजेब आपका सिंबल नहीं है, आपका सिंबल। और लोगों ने कहा भी नहीं, किसी ने, मैंने आज तक हिंदुस्तान में किसी मुसलमान नेता को नहीं जानता हूँ कि कहा हो कि औरंगजेब को हमारा हीरो है, कोई नहीं। मतलब जो इतिहास का मेरा नॉलेज है उसमें इवन उस समय भी ये चर्चा होती थी कि इस्लाम तो मतलब अभी पाकिस्तान में बहुत सारे इतिहासकार निकल आए हैं जो ये औरंगजेब की तारीफ करते हैं, लेकिन कोई ऐसा पॉलिटिकल लीडर, कोई बड़ा इंटेलेक्चुअल, किसी ने नहीं कहा कि औरंगजेब जो है हमारा हीरो है, ये आप जान लीजिए। तो ये औरंगजेब आ कहाँ से गए, जबकि शिवाजी को कई नेताओं ने, हिंदू नेता और इवन मुसलमान में भी शिवाजी को मतलब माना है कि वो एक जनता के लीडर थे। उन्होंने एक लिबरल शासन चलाया, गरीबों मतलब कि हर लोगों को साथ लेने की कोशिश की, और उसमें सबसे बड़ी बात जो उसके साथ जाती है कि जो बलात्कार के खिलाफ सबसे जो उस पीरियड में एकदम कड़ा कानून बनाने वाले वो शिवाजी थे। तो ये बात तो लोग मानते ही रहे, लेकिन औरंगजेब को किसी ने नहीं कहा। औरंगजेब के ही समय में और उसके बाद में भी कितने लोगों ने कहा कि ये बहुत ही क्रूर शासक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब है क्या कि क्यों औरंगजेब को ले आया, ये भी एक सच्चाई है कि औरंगजेब के मरने के बाद जो वहाँ पर जो मकबरा है, उस मकबरे के बाद यहाँ मराठा शासन रहा, अंग्रेजों का शासन रहा, किसी ने कब्र उखाड़ने की बात नहीं कही। और कोई हमने मतलब कोई इतिहास, औरंगाबाद जा करके भी मैंने कई इतिहासकारों से 1-2 बार बात की है कि कोई ऐसा इस तरह का किसी मराठा सरदार ने, वहीं पर वो जो इलाका है वो उधर के ही शिवाजी के जो वंशज थे वो बहुत नज़दीक में उनका इलाका है, मतलब वो भोसले जो का उनका जो खानदान है वो उधर के इलाके से बहुत नज़दीक है। लेकिन किसी ने औरंगजेब के बाद में भी वहाँ जाधव है बगल में जो मराठा सरदार हुआ करते थे, किसी सर ने औरंगजेब के ये पे मकबरे पे आक्रमण नहीं किया और न किसी ने कहा हटाने की बात। और आपको ये भी बता दूं, मैं तो कई दफ़ा गया हूँ, खुलताबाद में जो मकबरा है वो जो है उसको उसकी रक्षा के लिए भी कुछ इंतजाम नहीं किया था औरंगजेब ने। उसने कहा था मिट्टी का कब्र होगा, इसमें से कोई ढका नहीं जाएगा इसको, और एकदम साधारण कब्र। उसमें जब लॉर्ड कर्जन आए उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के एम्पेरर का ये मकबरा है, इसको थोड़ा घेर दिया जाए, तो वो ऐसा है। तो मतलब कि औरंगजेब को एक मकबरे को मुद्दा बनाना, ये आपको पता चलता है जो बैंकरप्सी है, दिवालियापन है आरएसएस और बीजेपी की पॉलिटिक्स का, उसका हिस्सा। औरंगजेब हीरो कभी था नहीं, आज बिना वो बोला भी ये क्या कहते हैं आपके मुख्यमंत्री ने, उन्होंने कि छावा फिल्म बनने के बाद लोगों की भावनाएं भड़की। अगर छावा फिल्म से भावनाएं भड़की तो क्या उस पर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए उनको, जब वो खुद ही मान रहे हैं कि इससे भावनाएं भड़की। तो भावनाएं भड़काने वाली फिल्म के बारे में आपने क्या किया। दूसरा बात है कि नागपुर की हिंसा का जहाँ तक सवाल है, पूरे स्टेट में इन्होंने ये निकाला कि औरंगजेब के मकबरे को हटाने के लिए जो है आंदोलन चला विश्व हिंदू परिषद, और उसका उसी के सिलसिले में वो जुलूस उसी इलाके में उन्होंने वो किया। उसके बाद अब तो कई तरह की चर्चाएं, उसमें ये भी किसी ने कहा कि कहा जा रहा है कि कोई बाहर से पत्थरबाजी के लिए आया है। अब वो बताइए कि अगर बाहर से कोई पत्थरबाजी के लिए आ रहा है तो ये आपका खुफिया महकमा क्या कर रहा है, पूरा मतलब कि पूरा संदेह के घेरे में है। मैं एक चीज़ आपको कह सकता हूँ कि अंत में मुसलमान ही दोषी होगा, और मुसलमान को क्या राजनीतिक फ़ायदा था कि वो जो है
इस मुद्दे पर लड़े, या वो भड़क गए, वो जो र्यूमर फैला कुछ मतलब अफवाह की वजह से। तो ये बहुत समय के बाद मतलब हमको लग रहा है 1927-25 के आसपास जो दंगे हुए थे, उसके बाद 100 साल के बाद नागपुर में इस तरह की घटना हुई है, ये भी एक बात है। अब दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि आप कि कैसे आप उम्मीद करते हैं प्रधानमंत्री आपका वो जो काम रामदेव का है कि नाद ब्रह्म क्या होता है, गायत्री मंत्र कैसे पाठ करना चाहिए, ये इंटरनेशनल ऑडियंस को वो बोल रहा है। वो जो पॉडकास्ट है वो बहुत रिवीलिंग है, उसको उससे आपको सब कुंजी उससे मिलती है कि आपका जो प्रधानमंत्री है वो रामदेव का रोल भी एक साथ करना चाहता है, वो योगी आदित्यनाथ का रोल भी करना चाहता है देश का प्रधानमंत्री ने। किसी ने हमको अगर वो नाद ब्रह्म पर वोट मांगते, मैं आपको बोल रहा हूं कि कोई उनको प्रधानमंत्री नहीं बनाता। उन्होंने कहा, उन्होंने सपने दिखाए कि आपको जो है हम देंगे, ये देंगे, वो देंगे, ऐसे विकास करेंगे और ये रोजगार देंगे और ब्लैक मनी वापस लाएंगे, ये सब के आधार पर वोट मांगा। और अभी बता रहे हैं कि नाद ब्रह्म जो है वो कैसे करना चाहिए और गायत्री मंत्र का पाठ। ये बहुत ही मतलब कि बहुत ही कठिन समय में है हम लोग। और देखिए पूरी दुनिया में, कहा प्रशांत जी ने सही कहा, पूरी दुनिया में एलन मस्क के खिलाफ लंदन में पोस्टर लगे हुए हैं। और उसके बाद जो है फ्रांस का उद्योगपति, उसने 15 टेस्ला खरीदा था, उसको उसने ये वापस कर दिया कि अब नहीं लेना है, हमको कैंसिल किया। पूरी दुनिया इकट्ठा हो, चाइना अपनी रिपोजिशनिंग कर रहा है, वो बता रहा है कि कैसे अगर अमेरिका खाली कर रहा है स्पेस तो कैसे हमारा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चलेगा। और हमारा प्रधानमंत्री जो है वो बात कर रहा है कि दुनिया में क्या कहते हैं, इनसे बेहतर प्रधानमंत्री मतलब कोई ट्रंप के जैसा मतलब ट्रंप जैसा कोई नहीं, इस तरह के नारे उन्होंने लगाए लगभग उस पॉडकास्ट में। तो आप समझ लीजिए कि और उसमें ये भी बोल दिया कि 2020 के बाद की पोजीशन हम में जा रहे हैं। तो इसका मतलब जो घुसा था, क्या न घुसा है न घुसेगा, वो जो है जो कहा था उन्होंने झूठ बोला था, क्योंकि अब वो तो बोल रहे हैं कि 2020 में कोई घुसा था, वो चीन खुद स्वीकार कर रहे हैं। तो पूरा जो इकोनॉमिक पॉलिसी है ये है। और जब दूसरी उम्मीद आप कैसे करते हैं कि इनसे कि ये जो क्या कहते हैं महाकुंभ के बारे में, उस पर लेख लिख करके भी उन्होंने ऐसा ही कहा था। वो जो लेख या जो स्टेटमेंट आया था इसमें उन्होंने कहा था इससे एनर्जी मिली है, अब मैं जाऊंगा सोमनाथ। तो जिसकी यात्रा का परिधि तय हो, जिसको तय हो कि उसका डेस्टिनेशन मालूम है कि मथुरा, और योगी आदित्यनाथ का भी मालूम है कि अयोध्या से निकला है तो बनारस जाएंगे, बनारस से निकले तो मथुरा जाएंगे। अभी देश का इसके बारे में, और उसके बाद औरंगजेब को बीच में लाएंगे। औरंगजेब क्रूर बादशाह था, ये सब लोग जानता है। दारा शिकोह के साथ जो उसने किया वो तो उससे संभाजी मतलब की तुलना में कितना क्रूर था। आप सोचिए, अपने ही भाई का गला काट के बाप के पास भिजवा दिया, मतलब शाहजहां के पास। और वो आदमी जो दूसरे भाई मुराद को मार डाला, शुजा का पता नहीं चला कि किधर गया, वो मरा या हरा। अपना बेटा उसका, वो भी उससे डर के भाग गया, वो बाहर ही मरा, अकबर जो कि इनके साथ था वो। लेकिन उसके साथ ये भी है कि वो टोपियां सिल के खाता था। और वो जो है तो क्या कहते हैं, मतलब अपना एक पैसा नहीं लिया। इतना अगर मान लिया औरंगजेब को पूरा गाली दे दे, लेकिन कम से कम एक ये चीज तो सीख ले कि कम से कम जो खर्चा कर रहे हैं, जिस तरह से आप ये मतलब पब्लिक मनी का, उसमें आप जरा ये बरतिए, सादगी बरतिए। दूसरी चीज एक और सीख लेने का है कि नंबर 1 इकोनॉमी था औरंगजेब के समय में हिंदुस्तान, पूरे वर्ल्ड में 25% ऑफ वर्ल्ड जीडीपी हिंदुस्तान में पैदा हो रहा था। वो भी करके दिखा लीजिए। औरंगजेब बहुत ही खराब था, लेकिन ये तो किया उसने। तो कम से कम आप इतना लंबा चौड़ा कर रहे हो, लेकिन उतना तो आप करिए। तो बहुत ही डिफिकल्ट है। महाराष्ट्र में एक और सबसे दिक्कत आने वाली है कि ये जो इंटरनल फाइट है शिंदे, अजीत पवार और क्या कहते हैं फडणवीस के बीच में, इसमें आपको कई इस तरह के नागपुर और ये दिखाई देंगे, जो बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन है। कब कौन क्या करेगा ये कहना मुश्किल। बिल्कुल बिल्कुल।
इस बीच एक बाइट सुनाना चाहता हूं, एक बयान सुनाना चाहता हूं। उद्धव ठाकरे का बयान है, आज का ही है, और कह रहे हैं कि ठीक है आप कब्र उखाड़ दीजिए, लेकिन साथ में नीतीश बाबू को भी और चंद्रबाबू नायडू को भी ले आइए। जरा उद्धव ठाकरे के इस बयान को सुन लेते हैं, फिर सीधे आना चाहता हूं प्रोफेसर रविकांत जी, आपके पास भी कई सवालों के साथ। लेकिन सुनिए जरा उद्धव ठाकरे के इस बयान को। बार बार कहना ठीक नहीं, लेकिन सच्चाई है कि गुजरात में जिसका जन्म हुआ था वो औरंगजेब महाराष्ट्र के खिलाफ, छत्रपति शिवाजी महाराज जी के खिलाफ जो महाराष्ट्र में आए थे, वो वापस आगरा नहीं जा सके। तो आप 400 साल पुरानी बात आप निकाल रहे हैं तो निकालो, और इमीडिएट जो भी वहां उनकी कब्र है उखाड़ डालो। लेकिन उस वक्त चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जी को जरूर बुलाइए। लगातार जिस तरीके से बयान मिनिस्टर्स और मंत्रियों द्वारा आ रहे थे, कौन से बयान, नीतीश राणे जैसे क्या बयान, जो लगातार औरंगजेब का मुद्दा छेड़ रहे थे, नीतीश राणे हो, राजा हो, क्या लगता है कि प्रमुख कारण बना इस पूरी हिंसा के? नहीं, मैंने कहा ना कि उन्हीं की सरकार है ना, चिल्ला चिल्ले नाटक ढोंग क्यों कर रहे, नाटक क्यों कर रहे? जाओ मोदी जी के पास। और जो बुलडोजर यूपी में चला रहे थे, वैसा बुलडोजर चलाओ ना, किसने रोका है? तो सुन रहे थे आप, सीधा सीधा यहाँ बहुत नाराजगी भी जाहिर कर रहे हैं उद्धव ठाकरे, और जाओ मोदी जी के पास ये भी कह रहे हैं। तो उद्धव ठाकरे अपने तेवर के साथ यहाँ नजर आ रहे हैं, लेकिन साथ साथ जो कुछ हो रहा है महाराष्ट्र में, उसकी गूंज क्या देश भर में नहीं सुनाई दे रही है? आना चाहता हूं प्रोफेसर रविकांत जी। देखिए राजीव जी, इतिहास हमेशा हमें वर्तमान में सबक सिखाने के लिए होता है और भविष्य का बेहतर निर्माण करने के लिए होता है। इतिहास हम इसलिए पढ़ते हैं। औरंगजेब हो या इसके पहले और बहुत सारे हिंदू राजे हैं, उनके इतिहास को भी आप पढ़ेंगे तो कई उस तरह के मिलेंगे कि उन्होंने अपने परिवार के लोगों का कत्लेआम किया राजा बनने के लिए। तो राजतंत्र में तो ये होता ही था। अब औरंगजेब जहां है, औरंगजेब ने बहुत सारे मंदिर भी तोड़े, ये भी सच है। 2 मस्जिदें भी तोड़ी दक्षिण भारत में, ये भी सच है। और सच ये भी है कि जैन मंदिर से लेकर के और तमाम हिंदू मंदिर बनवाए भी, उनको दान भी दिया। तो ये इतिहास पढ़ा जाना चाहिए और निश्चित रूप से मूल्यांकन होना चाहिए। आप चाहें तो नया इतिहास लिख सकते हैं, किसी ने नहीं रोका, लेकिन इतिहास के नाम पर लोगों के भीतर पागलपन पैदा करना, लोगों को बुनियादी जो सवाल हैं उनसे महरूम करना और अपनी केवल राजनीतिक रोटियां सेकना, सत्ता में कैसे बने रहेंगे। दरअसल जो राज सत्ता की कुर्सी है उसके नीचे कब्र ही नहीं है, उसके नीचे तमाम लाशें दफन हो रही, और वो लाशें किसानों की भी हैं, वो लाशें हमारे शहीद सैनिकों की भी हैं, वो लाशें कुंभ में मारे गए उन निरीह लोगों की भी हैं, आस्थावान लोगों की भी हैं, और लगातार जो इस समय दंगे हो रहे हैं उनकी भी लाशें उस पर कुर्सी पर विराजमान है, और बिना इसके अब चल नहीं पा रहा है, क्योंकि जो आप वादा करके आए थे उसका तो 10% आप पूरा नहीं कर सके। अगर मोदी जी ने 2 करोड़ रोजगार दिए होते तो क्या ये लोग लाठी लेकर के वहां दंगे कर रहे होते, या वो छावा फिल्म देख करके उनकी भावनाएं भड़क रही होती है? इसके पहले भी बहुत सारी ऐतिहासिक फिल्में बनी, लेकिन जो प्रोपेगेंडा है, और ये हम नहीं कह रहे, दुनिया के तमाम एजेंसी कह रहे कि इन प्रोपेगेंडा फिल्मों के जरिए देश के भीतर इतना गहरा विभाजन पैदा कर देना, हर व्यक्ति के भीतर तीखी नफरत पैदा कर देना। देश कैसे बनता है? प्रेम से। देश बनता है जोड़ने से, देश बनता है डेवलपमेंट से, देश बनता है रोजगार से, देश बनता है किसानों की उन्नति से, देश बनता है नौजवानों को नौकरी मिलने से। लेकिन अब आप कैसे देश बना रहे हैं? कब्र खोद के देश बना रहे हैं, मस्जिद के आगे डीजे बजाने से। यह देश बन रहा है साहब। नारे
उत्तेजक, अपमानजनक, इसको आप भारतीय संस्कृति कहेंगे, हिंदू संस्कृति कहेंगे? सच बात यह है कि जो असल में हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं उनको शर्म आती है, क्योंकि उनका तो यह धर्म नहीं हो सकता है। ये दरअसल विशुद्ध रूप से सांप्रदायिकता है, और ये वही 4-5% लोग हैं। ये बात मैं यहां से जरूर कहना चाहता हूं कि इनसे घबराने की बहुत जरूरत नहीं है, और लोगों को ये नहीं सोचना है कि ये देश हिंदू और मुसलमान में विभाजित हो गया है। इनकी कोशिश लगातार जारी है, लोगों की वृद्धि नहीं हो रही है, लेकिन वही 4-5% लोग हर जगह आपको वही, ये जो नेता है, जरा इनके बेटे बेटियों को देखिए कि कहां पढ़ाई कर रहे हैं, कहां नौकरी कर रहे हैं। नारायण राणे हो, फडणवीस हो, या जितने, क्या ये दंगों में थे? नितिन गडकरी, ये जो अभी नितिन गडकरी के बारे में बात कर रहे थे सना साहब, मुझे लगता है कि आरएसएस के जो 100 मुख है ना, एक कुछ बोलेगा, दूसरा कुछ बोलेगा, तीसरा कुछ बोलेगा, ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। मुझे कोई भरोसा नहीं नितिन गडकरी पर कि नितिन गडकरी साहब सॉफ्ट हिंदुत्व की बात कर रहे हैं और मुसलमानों को बता रहे हैं कि साहब आप अबुल कलाम आजाद, उनको रोल मॉडल बनाइए। आप रोकते क्यों नहीं है? क्या आप महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से बात नहीं कर सकते कि ये देश के खिलाफ है? लेकिन लोगों को गुमराह करने की ये पूरी साजिश के तहत, ये बात सही है उनकी कि यहां पे कंपटीशन है कि कौन कितना ज्यादा सांप्रदायिक है, उससे नंबर बढ़ना है। लेकिन ये सारा खेल वही है। मोहन भागवत ऐसे बोलते हैं कि साहब जाति व्यवस्था बड़ी खराब है, 2015 में बोल रहे थे आरक्षण खत्म कर दिया जाए, और तीसरा बोलेगा नहीं वर्ण व्यवस्था चलेगी, चौथा बोलेगा मनुस्मृति लागू होगी। किसने रोका है? संविधान का आप पालन करें, ये सब जेल के भीतर होंगे। लेकिन ये विशुद्ध रूप से नौटंकी है, देश के लोगों को गुमराह करने के लिए। ये आरएसएस का 100वां साल, और उस 100वें साल में अगर ये संविधान को खुल करके खत्म नहीं कर पाए हैं तो ऐसे खत्म कर रहे हैं। संविधान की आत्मा को लगातार ये खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। रोज एक भी दंगा होता है, कोई अफवाह फैलती है, सरकार जिसकी है, पहले क्या होता था? इस्तीफे मांगे जाते थे, इस्तीफे होते थे कि अगर आप फेल हैं। लेकिन ये बीजेपी है, इसमें कोई इस्तीफा नहीं होता है। ये है डेमोक्रेसी को खत्म करने की साजिश, और ये अब साजिश इसको कहे या किनारे तक पहुंचा दिया है मोदी जी ने। मोदी जी को इतिहास कैसे याद करेगा? वो भले ही पार्लियामेंट में एक शब्द भी अपने खिलाफ नहीं जाने देंगे, लेकिन वो भूल गए हैं कि ये जो वैकल्पिक मीडिया है, जो लोग जो रोज उनका लेखा जोखा कर रही है, लोग यहां से खंगालेंगे, तब मोदी जी का इतिहास लिखा जाएगा, देवेंद्र फडणवीस का, योगी आदित्यनाथ का। तो अगर वो इस मुगालते में है, नहीं कल को हमें लोग वो नहीं कहेंगे जो वो है असल में, तो ये नहीं चलेगा। लेकिन एक बात मैं जरूर राजीव जी जोड़ना चाहता हूं कि ये जो हिंसा, जिसको बड़ा माना जाता है कि नहीं साहब हिंदू धर्म में तो बड़ी सहिष्णुता है, यहां पर वो भी है श्लोक, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति। और मुझे कई बार अब पिछला इतिहास, और खास करके बाबा साहब अंबेडकर ने जो लिखा बुद्धिज्म वाली किताब में और क्रांति प्रतिक्रांति वाली किताब में, कि कैसे बुद्धिस्टों का नरसंहार किया गया, कैसे नालंदा को जलाया गया। नालंदा को किसी खिलजी ने नहीं, उससे बड़े प्रमाण मिलते हैं कि यहां के जो मठाधीश थे उन्होंने जलाया था। तो अगर इतिहास को उस तरह से अब पढ़ा जाने लगेगा, लिखा जाने लगेगा, और मैं ये कह रहा हूं कि ये होना चाहिए, ये तो अच्छी बात है। इतिहास लिखने के कई तरीके रहे हैं, मार्क्सवादियों ने भी लिखा, राष्ट्रवादियों ने भी लिखा, अभी सबल्टन हिस्ट्री राइटिंग चल रहा है, बहुजन डिस्कोर्स से भी इतिहास लिखा जा रहा है। मैं उस पूरे राज्य व्यवस्था में जहां मैं गड़बड़ी पाता हूं
कि मुगल सल्तनत में दलितों और पिछड़ों के साथ जो चल रहा था वही हुआ, उसमें कोई तब्दीली नहीं आई खास। औरंगजेब आज खलनायक क्यों है? यह बात हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को बुरी लगे। औरंगजेब का मैं समझता हूं कि आज जो उसे खलनायक बनाया जा रहा है उसकी सबसे बड़ी वजह है कि औरंगजेब ने सब पर जजिया लगा दिया, कोई विशेषाधिकार संपन्न नहीं बचा। तो सब पर जजिया लगा देना, स्पेशली ब्राह्मणों पर भी जजिया लगा देना, यह सबसे ज्यादा खतरनाक शायद औरंगजेब के लिए हो रहा। इस दिशा से भी लिखा जाएगा, अगर आपको लिखना है तो इस दिशा से भी लिखा जाएगा। ये तो आप लिख सकते हैं, ये डिस्कोर्स चल सकता है, लेकिन ये बौद्धिक विमर्श का हिस्सा होगा। इसका मतलब नहीं है कि इसके बिना पर आप आज कब्रें उखाड़ने लगे या कुछ और उखाड़ने लगे। ये इसका क्या मतलब है? तो हम देश बना नहीं रहे। और इतिहास पर चर्चा पहले भी होती रही और अब भी होगी, इसके बाद में भी होगी। ये तो मैं इसको अच्छा मानता हूं, इसमें कोई बुराई की बात नहीं। लेकिन चूंकि महाराष्ट्र में नागपुर क्या है, नागपुर आरएसएस का हेडक्वार्टर भी है और बाबा साहब की अपनी कर्मभूमि है। वहीं उन्होंने बुद्धिज्म को भी स्वीकार किया, वो स्थली भी है वहां पे। और ये शायद 100 साल के बाद वहां ये सब हो रहा है। इसके पहले दंगे हुए थे, लेकिन नागपुर में ऐसा नहीं हुआ। तो इसके जरिए जो बताया जा रहा है कि अब कोई भी देश का हिस्सा सुरक्षित नहीं है, कहीं पे भी प्रायोजित दंगे हो सकते हैं। ये स्वतः स्फूर्त नहीं है और जो उसमें हकीकत बताई भी जा रही है कि बजरंग दल और ये लोग अचानक वो हो गए, ये कोई स्वतः स्फूर्त नहीं है। ये बहुत सुनियोजित तरीके से दंगे कभी होते थे, स्वतः स्फूर्त होते थे। हालांकि उसमें भी अगर आप कुछ हिस्टोरियंस को पढ़ेंगे तो वो कहते हैं कि उसमें भी योजनाएं होती थी। लेकिन मूल जो मुद्दा है, उद्धव ठाकरे भी हिंदुत्ववादी रहे हैं, लेकिन आज जो वो बात कर रहे हैं कि मोदी जी लेकर के आए कि नीतीश कुमार की राय क्या है, चंद्रबाबू नायडू की राय क्या है, क्या वो ऐसा करेंगे? राजनीति होती रही है, पहले भी होती रही है इस तरह की, लेकिन इस तरह से मुझे लगता है कि इस देश में कभी राजनीति नहीं कि जहां सब कुछ तहस नहस करने, केवल देश में हिंसा और नफरत दिखाई पड़ेगी, बाकी कहीं कोई नामो निशान नहीं। अपमान के नाम पर आप तो अमेरिका से अपमान करा करके चले आए, तब क्यों किसी का वो शौर्य और हिंदुत्व नहीं जागा? चाइना ने कहां तक घुसपैठ कर ली, कोई शौर्य हिंदुत्व नहीं जागा था। अगर करना है तो वो कर लीजिए, इतिहास को क्या पीटते हैं? वर्तमान पर आ जाइए ना। वर्तमान में जो आंख दिखा रहा है उसको उससे ही निपट लीजिए। नेपाल के लोगों तक का सम्मान किया अमेरिका ने और भारतीय लोगों की पगड़ी तक उतरवा ली। इसको कैसे, मतलब इसके देश के लोग कैसे इसको स्वीकार करें? तो बड़ी विकट स्थिति है, बहुत चिंताजनक है। लेकिन मैं एक ही बात कहूंगा कि आरएसएस की जो मंशा रही है कि इस देश को मनुस्मृति की तरफ ले जाना, संविधान को खत्म कर देना, डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को पलीता लगा देना, ये उस बड़ी साजिश का ये सारा हिस्सा मुझे दिखाई पड़ता है। राजीव जी, बहुत इंपॉर्टेंट बात हम कर रहे हैं और खासकर जब नागपुर का जिक्र आता है तो डॉक्टर अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर का नाम भी सामने आ जाता है। और दूसरी तरफ बिल्कुल धुर जो राइट विंग यानी आरएसएस, उसका जिक्र भी आता है और साथ साथ आएगा ही। एक बार फिर शकील जी आपके पास आना चाहता हूं। बहुत नज़दीक से, बहुत अच्छे से जानते हैं आप नागपुर के पूरे माहौल को और महाराष्ट्र के पूरे माहौल को। और उसमें उद्धव ठाकरे का जो अभी बयान आप सुन रहे थे, कितना मायने रखता है उद्धव ठाकरे का इस विषय पर खुलकर बयान देना, क्या मायने रखता है? राजीव जी, वेरी शॉर्प, बहुत राजनीतिक, बहुत स्पष्ट बात कही उन्होंने। चंद्रबाबू नायडू
नीतीश कुमार को लाइए, पहला फावड़ा एक चलाए, दूसरी कुदाल एक उठाए। उन्होंने कहा कि उखाड़ डालिए, साफ कहा। लेकिन हम आपको बता दें कि ये उखाड़ने वाले नहीं हैं। अगर इन्होंने उखाड़ दिया तो फिर इनकी राजनीति का क्या होगा? अभी हमने आज क्या मंगलवार है, सोमवार को ही छपा था देशबंधु में, जो हमारा लेख छपा है सोमवार को, उसमें ही लिखा था एक बड़ा राजनीतिक किस्सा, पॉलिटिकल बात, कि 2004 में जब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बन गए, वो बधाइयाँ होने लगी और सब बधाइयाँ हो गई, सब लोग चले गए, तो वाजपेयी जी और आडवाणी जी बचे खाली। तो वाजपेयी जी ने कहा, आडवाणी जी अब बताइए मुसलमानों को कहाँ फेंके आए? हिंद महासागर में? कहाँ फेंके आए? आडवाणी जी ने कहा, नहीं नहीं, ये क्या कर रहे हैं आप? अगर ऐसा कर दिया तो मेरी राजनीति का क्या होगा? तो ये राजनीति तो उनकी मुसलमान के नाम पर ही चलेगी, औरंगजेब की कब्र के नाम पे ही चलेगी। इसीलिए उद्धव ठाकरे ने कहा कि जाइए, आपकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, उखाड़ फेंकिए, लेकिन हाँ, दोनों को साथ ले आइए और दोनों से, जिसे कहते हैं कि श्रमदान करवाइए, वहां पे दोनों करेंगे, बहुत अच्छा रहेगा। ये आप में से जिसको करना है वो तो आप करिए, लेकिन एक तरफ चंद्रबाबू नायडू खड़े हो, दूसरी तरफ नीतीश कुमार खड़े हो, और बहुत बेहतर होगा कि चिराग पासवान भी आ जाए बगल में और जयंत चौधरी भी आ जाए। सीधा चैलेंज किया उद्धव ठाकरे ने जी। तो ये जो है कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अभी बात हो रही थी कि मुख्यमंत्री का, फडणवीस का चुनाव क्षेत्र है। हमें एक और बात याद आ गई, मुख्यमंत्री के चुनाव क्षेत्र में ये बात हो जाए और मुख्यमंत्री कहे कि मुझे पता ही नहीं है। एक बार पश्चिम बंगाल में ऐसी एक घटना हो गई। ज्योति बसु मुख्यमंत्री थे। ज्योति बसु ने डीजी को बुलाया और डीजी से कहा कि चाहे मेरा रिश्तेदारी क्यों नहीं हो, अगर उपद्रव करता दिखे, अगर उपद्रव में शामिल हो, सीधे गोली मार देना। 1 घंटे के अंदर सारा दंगा रोक दिया डीजी ने। हमने ये लिखा है पहले भी, वो बोला भी है, एक एसएचओ में इतनी ताकत होती है कि अगर आप उससे कह दो तो 1 घंटे में दंगा रोक सकता है। एसपी तो बहुत बड़ी चीज होती है और डीजी तो बहुत ही बड़ी चीज होती है, लेकिन ये विल पावर होना चाहिए मुख्यमंत्री में। और जब मुख्यमंत्री या राजनीतिक पार्टी खुद दंगे को भड़काए, खुद दंगा करवाना चाहे, तो उसे कौन रोकेगा? सावन जो आग लगाए, उसे कौन रोकेगा? दूसरी एक बात हुई बड़ी इंपॉर्टेंट, मुसलमान के हीरो पे। मुसलमान का हीरो तो हिंदुस्तान में नेहरू और गांधी रहे हैं। मुसलमानों ने किसी मुसलमान को आज तक अपना हीरो नहीं बनाया, उनकी पार्टी को समर्थन नहीं दिया, उनके बारे में लिखा नहीं। और ये तो चलिए कांग्रेस के थे गांधी और नेहरू, तो मुसलमानों ने हिंदुस्तान में वाजपेयी जी को वोट दिया और वाजपेयी जी ने इसको माना है। राजनाथ सिंह जी तो अभी हैं, राजनाथ सिंह जी को वोट दिया है। और हम अपने तमाम दोस्तों को बता सकते हैं, वो लोग देखते हैं आपके इस प्रोग्राम को, बोलेंगे हमको अगर हमने नाम ले दिया उनका कि आप क्या कह रहे हो, हमारी पार्टी पोजीशन खराब हो जाएगी। उन लोगों को मुसलमान वोट देते हैं जो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में ये सब नहीं करते हैं, मिलके चलते हैं, उन्हें मुसलमान को वोट मिलता है। तो आप मुसलमान के लिए ये जो कह रहे हो कि मुसलमान किसको अपना आदर्श बनाए, गडकरी जी ने जो बोला, और मुसलमान को क्या करना चाहिए, गडकरी जी को लोग बहुत उठा देते हैं। एक बार तो कांग्रेस ने भी उनकी तारीफ कर दी थी ऑफिशियली, शायद राहुल गांधी से ही करवा दी थी। देखिए, हम बहुत मिले हैं गडकरी जी से जब वो बीजेपी के अध्यक्ष थे, और बीजेपी के अध्यक्ष बनने के बाद वो दफ्तर भी आए, और दफ्तर जब वो आए तो चेयरमैन से उन्हें मिलाने की जिम्मेदारी हम ही को उठाना पड़ी। हमने बहुत कोशिश करी कि जो हमारा बीजेपी करता है, हमने कहा वो चला जाएगा, लेकिन नहीं, हमें को जाना पड़ा। बड़ी लंबी बात हुई सारी की सारी। गडकरी जी या कोई भी हो, हर आदमी विचार से चलता है। ऐसा नहीं है कि गडकरी जी कोई बहुत उदार है या गडकरी जी की प्रॉब्लम जो है वो वही है
जो बहुत सारे भक्तों की है, बीजेपी के लोगों की है, आरएसएस के लोगों की है, जो मोदी जी का विरोध करते हैं। वो विचारधारा से सहमत है, व्यक्ति के तौर पे वो मोदी जी का विरोध करते हैं। तो इसलिए गडकरी जी से कोई उम्मीद रखना का कोई मतलब नहीं है। आरएसएस की पहली चॉइस थे वो, जब उन्हें बनाया तो आपके पास भी लोग आए होंगे, हमारे पास भी आए थे, बीजेपी के ही लोग की ये कौन है, जानते ही नहीं थे लोग उन्हें। तो ये जो है विचारधारा की बात होती है, और राहुल सबसे जो बड़ी बात करते हैं जिसको लोग समझते नहीं है कि ये लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है। राहुल बड़ा साफ करते हैं कि सत्ता की लड़ाई नहीं है, ये किसी और चीज की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है। और सही है कि अगर की लड़ाई में लोग राहुल के साथ तो 2.5 दर्जन से ज्यादा मुकदमे चल रहे हैं राहुल गांधी के ऊपर देश के विभिन्न अदालतों में। किस लिए? कि उन्होंने आरएसएस पे सीधे हमले किए, आरएसएस के अंतर्विरोधों को उन्होंने उजागर कर दिया। देश में ये काम कभी नेहरू ने किया था, और उसके बाद अब ये काम राहुल गांधी कर रहे हैं। इसलिए राहुल गांधी जो बात जब करते हैं तो उनको दलित का, पिछड़ों का, दूसरे कमजोर वर्ग का उतना समर्थन नहीं मिलता जितना मिलना चाहिए। राहुल क्या कहते हैं? राहुल कहते हैं कि जाति गणना करवा लो, आरक्षण की लिमिट 50% से ऊपर ले जाओ। देश की तरक्की का, कमजोर लोगों को आगे बढ़ने का यही रास्ता है। जिन लोगों को सत्ता में हिस्सा नहीं मिल रहा है, नीति बनाने में हिस्सा नहीं मिल रहा है, उनको हिस्सेदारी तभी मिलेगी जब ये मालूम पड़ जाए कि कौन कितना है। बड़ा कठिन सवाल है, लोगों की समझ में आएगा अगर देर से आएगा। तो इसीलिए राहुल की लड़ाई थोड़ी मुश्किल जरूर है, मगर राहुल की लड़ाई वो रास्ता है जिससे कांग्रेस या दूसरे विपक्षी दल या इंडिया गठबंधन बीजेपी को हरा सकती है। देखिए, जो औरंगजेब का सवाल है 300 साल पुराना सवाल है, और अभी सब लोगों ने इस बारे में बताया जी कि कोई लेना देना नहीं था औरंगजेब से, कहीं कोई सिलसिला नहीं था कि कहां से आ गया, क्यों आ गया, कैसे ले आया। एक फिल्म बना दी आपने और उसके जरिए आप औरंगजेब को ले आए। तो अगर औरंगजेब की खबर उखाड़ भी देंगे ये, तो कोई दूसरी चीज ले आएंगे ये। इनकी राजनीति का पूरा केंद्र जो है वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमान है, कि मुसलमान के खिलाफ भावनाएं भड़काओ और हिंदुओं का जो है ध्रुवीकरण करो। लेकिन ये कब तक चलेगा? इसका अंत होगा, और इसका अंत तभी होगा जब राहुल की ये बात लोग समझेंगे कि मुख्य मुद्दा रोजगार है, मुख्य मुद्दा युवाओं को काम मिलना है। अभी हमने कल भी कहा था, फिर उस बात को दोहरा दे, कई 5 साल होने वाले हैं अग्निवीर को, पहला बैच वापस आ रहा है वहां से, फर्स्ट बैच रिटायर हो रहा है, उसका क्या होगा सबको चिंता है। लोग इस बात शकील जी आपको रोकना चाहूंगा, शकील जी आपको रोकना चाहूंगा। इस बीच उधर कांग्रेस की बैठक खत्म हो गई है, और कांग्रेस की बैठक खत्म होने के बाद जयराम रमेश ने पूरी तैयारियों का ब्यौरा दिया है मीडिया के सामने। जरा कांग्रेस आगे क्या कुछ करने जा रही है उस ब्यौरे को भी सुन लेते हैं जो बता रहे हैं यहाँ जयराम रमेश। सुनिए जरा क्या कुछ हुआ उस मीटिंग में, सुनिए। आज शाम को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने एआईसीसी के सारे प्रभारी और इंचार्ज के साथ बैठक की। 33 प्रभारी और इंचार्ज मौजूद थे, राहुल गांधी जी भी थे, और जो अभी 8 और 9 को एआईसीसी सेशन होने वाला है अहमदाबाद में, उस पर लंबी चर्चा हुई। 8 अप्रैल को अहमदाबाद में ही कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होगी, और 9 तारीख को एआईसीसी का सेशन होगा। उसके बारे में गुजरात के प्रभारी मुकुल वासनिक जी आपको और जानकारी देंगे। इसके अलावा 27 मार्च, 28 मार्च और 3 अप्रैल को इसी इंदिरा गांधी भवन में नई दिल्ली में देश के सारे जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्षों की एक बैठक बुलाई गई है। ये कई साल बाद, मैं समझता हूँ 16 साल बाद ये बैठक हो रहा है। सारे डीसीसी अध्यक्ष, करीब 700 लोग यहाँ आएंगे। 250 3 दिन का होगा, 27 मार्च, 28 मार्च और 3 अप्रैल को। और इस बैठक का मकसद है कि डीसीसी को और मजबूत कैसे बनाया जाए, और डीसीसी को केंद्र में कैसे हम लाए जाए हमारे संगठन में,
ये जैसा कि आप जानते हैं बेलगावी में 26 दिसंबर 2024 को नव सत्याग्रह बैठक हुआ था और वहाँ जो रेजोल्यूशन पारित किया गया, नव सत्याग्रह रेजोल्यूशन संकल्प, उसमें हमने ये कहा था कि 2025 संगठन का वर्ष होगा। संगठन सृजन कार्यक्रम की घोषणा की थी और उसी संदर्भ में 27 मार्च, 28 मार्च और 3 अप्रैल को डीसीसी अध्यक्षों की बैठक बुलाई गई है और उस पर लंबी चर्चा होगी। और आज शाम को करीब 3 घंटे तक खरगे जी, राहुल जी और सभी प्रभारी और इंचार्ज इन 2 विषयों पर उन्होंने बातचीत की। तो सुन रहे थे आप यहाँ पर जयराम रमेश पूरी आगे की रणनीतियों के साथ साथ आज जो बैठक हुई है उसमें क्या कुछ चर्चा हुई इस बारे में बता रहे थे। शकील जी एक छोटा सा कमेंट इस पे, फिर आगे बढ़ते हैं, अनिल जी के पास आएंगे और भी उनसे भी जानकारी लेंगे, थोड़ा और चलेंगे हम महाराष्ट्र की तरफ और क्या उसका असर। अनिल जी जब आपके पास आऊँगा तो ज़रूर ये बताइए कि क्या उसका असर बिहार के चुनाव पे भी पड़ेगा। लेकिन उससे पहले शकील जी, कांग्रेस की जो अंदरूनी तैयारियां हैं उसके बारे में जो बता रहे हैं जयराम रमेश, और क्या कुछ है आपके पास? एक विस्तृत प्रेस नोट है जो शायद अभी आप दिखा सकते हैं यहाँ पे जी, कि जो कांग्रेस ने इशू किया है। दूसरा जो अभी जयराम रमेश बता रहे थे कि 16 साल पहले करीब डीसीसी की मीटिंग हुई थी, वो मीटिंग सोनिया गांधी ने बुलाई थी रामलीला मैदान में। वो एक बड़ा सम्मेलन किया था ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का, वो डीसीसी से भी छोटी ऑर्गेनाइजेशन होती है ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का। देखिए कांग्रेस, अभी उन्होंने कहा कि हम संगठन का साल बना रहे हैं, उस तरफ जा रहे हैं। अब वो कैसे करती है, अहमदाबाद में क्या होगा, अभी डीसीसी की जो मीटिंग होगी उसमें क्या होगा, ये सब देखने की बात होगी। क्योंकि संगठन के मामले में खुद खड़गे जी कह चुके हैं और खुद राहुल गांधी, एक कांग्रेस अध्यक्ष है, दूसरा लीडर ऑफ अपोजिशन है, 2 बड़े पद हैं, वो जो कह चुके हैं कि हमारे यहाँ बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारी हमारी प्रॉब्लम्स हैं, तो उसको हमें पुनर्व्यवस्थित करना है, एक नया संगठन बनाना है। वो अभी कैसे होगा, वो अभी काम शुरू हुआ नहीं है। ये जो सारी मीटिंग्स हो रही हैं ये सारे पुराने लोगों की हो रही हैं। खड़गे जी ने खुद कहा था कि कई जगह हमारे जिला कांग्रेस कमेटियां ही नहीं हैं और ये पूरे देश में हाल है। ये जो महासचिव आपको बैठे हुए दिख रहे हैं ये बहुत सालों साल पुराने महासचिव हैं। इनमें से सिर्फ 2 महासचिवों को बदला गया है, 2 नए हैं और बाकी सब ये जो 30 का जिक्र कर रहे थे सब ये पुराने हैं। कुछ इंचार्ज हैं, 9 इंचार्ज नए हैं, बाकी इंचार्ज भी सारे के सारे पुराने हैं। तो कैसे कांग्रेस बदलेगी? देखिए मोदी जी के भी हम बात कर रहे थे कि किस तरह से ध्रुवीकरण करके वो कर रहे हैं, औरंगजेब को ले आए। लड़ाई बहुत मुश्किल है, इस लड़ाई में जनता विपक्ष के साथ है, इस लड़ाई में कांग्रेस का कार्यकर्ता और दूसरे विपक्ष का कार्यकर्ता मजबूत है, डटा हुआ है, लेकिन नेतृत्व कौन क्या कर रहा है ये बड़ा मुश्किल सवाल है। अभी बिहार में चुनाव होने वाला है, बिहार में भी कांग्रेस का फैसला भी नहीं हुआ है। नया उन्होंने वहां पे इंचार्ज तो दे दिया है, प्रदेश अध्यक्ष वही रहेंगे नहीं रहेंगे, आपके पास भी लोग आते होंगे। हर बिहार से जुड़े हुए कांग्रेसी का एक ही सवाल है कि साहब जो करना है हमें फाइनल कर दीजिए, अब बता दीजिए, अगर यही अध्यक्ष रहेगा बोल दीजिए, बदलना है बदल दीजिए। तो ये जो अनिश्चितता है, ये जो निर्णय है, ये कांग्रेस को खत्म करना पड़ेगा और ये खत्म करने की जिम्मेदारी सीधे सीधे 2 लोगों की है, कांग्रेस अध्यक्ष और लीडर ऑफ अपोजिशन। अब ये कैसे करते हैं, क्या करते हैं? अगर अहमदाबाद आप इन्हीं के साथ जा रहे हैं, राहुल गांधी खुद अहमदाबाद में बोल के आए हैं कि यहां पे आधे लोग बीजेपी के हैं। अगर अहमदाबाद में, गुजरात में कांग्रेस के जो लोग हैं उनमें आधे बीजेपी के हैं, तो क्या वही सम्मेलन आयोजित करेंगे? होस्ट तो वही कर रहे हैं, जहां सम्मेलन होता है वही सब कुछ करता है। तो आधे लोग जहां बीजेपी के होंगे क्या वो करेंगे? गुजरात में कोई परिवर्तन हुआ नहीं, वो 3 हफ्ते बचे, सिर्फ 1 महीना भी नहीं बचा। तो ये सब चीजें कांग्रेस को देखना पड़ेंगी। कहते हैं मगर करते नहीं है। तो आप कहिए तो करके भी बताइए, नहीं तो आपके कहने का असर खत्म हो जाता है। एक छोटा सा उदाहरण हम और देंगे आपको कि जैसे कहते हैं ना कि अगर आप किसी से कुछ बार बार कहेंगे तो उसको लगता है कि इनकी तो आदत है कहने की, ये कहता रहता है। और ये
करेगा नहीं, ये कर नहीं सकता। तो ये जो स्थिति होती है कार्यकर्ताओं के लिए सबसे खराब होती है। उनका सारा उत्साह टूट जाता है, उनके उम्मीदों पे पानी फिर जाता है। उन्हें भी आगे बढ़ने का मौका चाहिए ना। आप पुराने पुराने उन्हीं लोगों को रखे रहेंगे। हम यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हैं, हमारे दोस्त हैं, हम किसी का नाम लेना नहीं चाहेंगे। तो कितने सालों से एक जगह से दूसरी जगह तीसरी जगह को एडजस्ट किया जाता रहता है। आप काम करने वाले ये दोनों आदमी है, खड़गे और राहुल, तो इन्हें देखना चाहिए कि हम दोनों जब इतना काम करने वाले तो हमारे साथ काम करने वाले टीम भी वही होना चाहिए। जी राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। जरा आना चाहता हूं अनिल जी के पास। अनिल जी, जरा आपसे ये समझना चाहता हूं कि क्या इसका असर, जो मैं खड़गे और राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी की नीतियां रणनीतियां, इससे बाहर निकल के जरा फिर आना चाहता हूं उधर जो कुछ हुआ नागपुर में, इस घटना का कितना असर बिहार पे पड़ता हुआ दिखाई देता है आपको? एक तरफ लगातार, ये सवाल इसलिए कर रहा हूं अनिल जी, इसलिए कर रहा हूं क्योंकि उद्धव ठाकरे ने साफ साफ कहा कि चंद्रबाबू नायडू को और नीतीश कुमार दोनों को साथ में ले आइए, कब्र को आप उखाड़ फेंकिए। काफी पॉलिटिकल स्टेटमेंट है उनका और काफी मतलब सही में बढ़िया स्टेटमेंट है। उनका कहना है क्या कि ये बताओ कि इस जो मुहिम है बीजेपी की औरंगजेब के कब्र को लेकर के या औरंगजेब को लेकर के, क्या चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार इसका समर्थन करते हैं? मतलब क्या कि वो जो मुसलमानों को जिस तरह से वो अपना दिखाते हैं कि हम जो है एंटी मुस्लिम नहीं है, सेकुलर हैं, तो वो उन्होंने कहा टेस्ट कर लिया जाए। इसके लिए कहा उन्होंने कि भाई उनको भी बुला लेना ताकि लोग जान जाए कि ये जो है ऐसे मुद्दों पर भी वो लोग मौन रहते हैं। एक तरह का अपील है। अब सवाल ये है क्या कि इसका बिहार पे क्या असर हो सकता है? बिहार पे ऐसा है कि देखिए डायरेक्ट असर नहीं, लेकिन एक बिल्डअप जो मोदी जी का जो इंटरव्यू है, महाकुंभ पॉडकास्ट है, उसके पहले महाकुंभ पर लेख था उनका, और जो योगी आदित्यनाथ का पूरा सिलसिला चल रहा है, जिस तरह से वो अपने डटे हुए हैं अपनी मुहिम में। फडणवीस जो है वो इस मुहिम को आगे बढ़ा, दंगे कराना नहीं चाहते होंगे फडणवीस, क्योंकि वो निश्चित तौर पर सिंहासन, उनका आसन उससे डोलेगा, लेकिन वो बिल्डअप बनाए रखना चाहते हैं। मतलब लोगों का जो कहते हैं कि पैशन जो है, वो जो भावनाएं जो भड़कती रहे, इसका इंतजाम करते रहना है। तो ये इसको इस अलाव को जलाए रखना इलेक्शन के समय तक, ये मुझको लग रहा है थोड़ा मुमकिन नहीं है। ये जो औरंगजेब का मुद्दा है, इससे अभी इनको, जैसे राहुल गांधी देखिए तेज कब हो गया, जब राहुल गांधी आए यहाँ धारावी वाला इशू लेकर के, तो वो मुद्दा चालू हुआ और ठीक उस बहुत तेजी पकड़ ली। क्योंकि अगर धारावी वाला मुद्दा अगर जोर पकड़ लेगा तो ये डिफिकल्ट हो जाएगा इनके लिए, अडानी वाला इशू। तो ये सारा घेराबंदी, ये क्रोनी कैपिटलिज्म का जो मामला है, ये जो अडानी का लाभ पहुंचाने का मामला है, अमेरिका के सामने सरेंडर करने का मामला है, इससे बचने के लिए औरंगजेब अभी इससे बढ़िया छतरी जो है इनको मिली हुई है। इससे बिहार के इलेक्शन में ये फर्क जरूर आएगा कि जेडीयू को मतलब बहुत ज़्यादा बिल्डअप करेंगे तो जेडीयू या आंध्रा में या कम से कम नीतीश कुमार की पार्टी को थोड़ा सा अपना ये स्टैंड साफ करना पड़ेगा, क्योंकि कई बार उनको करना पड़ता है कि भाई ये जो है इसके हम इसमें साथ नहीं है। तो वो स्टैंड, क्योंकि चुनाव बहुत नज़दीक है और जेडीयू निश्चित तौर पर ये नहीं चाहेगी कि उसकी इमेज एक कॉमनल इमेज बने, क्योंकि अगर कॉमनल इमेज बनती है तो जेडीयू का जो अभी का जो स्ट्रेंथ है, असेंबली न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ उनकी संख्या है, उससे भी कम हो जाएगी, क्योंकि वो कुछ वोट ले लेते हैं यहाँ जहाँ तहाँ। तो अगर वो वोट भी खिसक गया पूरी तरह से जी, तो उनके लिए डिफिकल्ट होगा। तो ये निश्चित तौर पर वो एक जेडीयू को स्टैंड क्लियर करना होगा। और अभी तुरंत हमको लग रहा है क्या कि इतना कॉमनलाइज बिहार को करना इनके लिए ये सब मुद्दों के जरिए उतना आसान नहीं होगा। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। जरा आना चाहता हूं जल्दी से अमलेंदु उपाध्याय जी, एक छोटा कमेंट आपका भी। क्या लगता है आपको कि इसका असर बिहार की तरफ भी जाएगा क्या? राजीव जी, बिहार की तरफ बिल्कुल जाएगा, और जैसा उद्धव ठाकरे ने कहा कि भाई बिल्कुल आप उखाड़ फेंकिए और चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को लेते आइए,
तो ये असर नीतीश कुमार के ऊपर तो पड़ेगा। चंद्रबाबू नायडू का तो चुनाव अभी दूर है, लेकिन नीतीश कुमार का भी सामने, तो नीतीश कुमार के सामने संकट होगा। लेकिन राजीव, ये संकट क्या होगा नीतीश कुमार के सामने? लड़ेंगे कितनी सीटों पर नीतीश कुमार, जो संकट नीतीश कुमार के सामने होगा? ये भी तो बात है ना कि नीतीश कुमार को मिलेंगी कितनी सीटें लड़ने के लिए। तो उसमें अगर नीतीश कुमार का नुकसान होता भी है तो बीजेपी के लिए तो फायदा ही फायदा है। तो हर तरीके से देखा जाए तो ये बीजेपी के अपने हाथ में जो ये सब कर रहे हैं, तो नीतीश कुमार को नुकसान हो लेकिन बीजेपी को फायदा हो, तो ये रणनीति है। तो मुझे लगता है कि इसी रणनीति पे बीजेपी काम कर रही है। जी जी, बिल्कुल। शायद प्रोफेसर साहब अभी व्यस्त हैं, लेकिन प्रोफेसर साहब आपके पास ही आना चाह रहा था। एक आखिरी कमेंट, क्या आपको लगता है जो एक कम्युनल एजेंडा है, इस एजेंडे में बीजेपी सफल होते हुए दिखाई देती है? जबकि अभी देखिए 6-7 महीने का वक्त है इधर बिहार में, और बिहार से लेकर महाराष्ट्र और खासकर महाराष्ट्र में जो कुछ हो रहा है। एक फिल्म आती है छावा फिल्म आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। छावा एक उपन्यास है और शिवाजी सावंत का बहुत ही शानदार उपन्यास है। जो कुछ अगर आप लोगों को साहित्य में रुचि होगी, खैर प्रोफेसर साहब आप तो साहित्य के विद्यार्थी रहे हैं, प्रोफेसर हैं, लेकिन शिवाजी सावंत की कुछ अच्छी कृतियों में, अच्छे उपन्यासों में ये छावा भी है और एक मृत्युंजय भी है। मृत्युंजय उपन्यास जो है वो कर्ण के ऊपर है और ये छावा संभाजी राव के ऊपर है, और जो बेटे थे शिवाजी महाराज के, शिवाजी के, उनके ऊपर है। 9 साल का कार्यकाल, 120 से ज़्यादा इसमें युद्ध लड़े। लेकिन इसमें जो दिखाया गया है, जो फिल्म में दिखाया गया है, जो उपन्यास में है, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। और यहीं से शुरुआत होती है उस नफरत का बीजारोपण हो गया। और एक तरफ एकनाथ शिंदे कहते हैं कि इस फिल्म को सबको देखना चाहिए। देखिए मजेदार है, एकनाथ शिंदे कहते हैं कि इस फिल्म को सबको देखना चाहिए, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि इस फिल्म के कारण ऐसा हो रहा है। इस फिल्म को पॉपुलर करने के लिए ऐसा किया जा रहा है, या इस फिल्म के जरिए कुछ सियासी रोटियां सेकने की कोशिश हो रही है? ये एक बहुत ही एक इसके बारे में जितनी चर्चा की जाए वो कम है। लेकिन आपके जरिए ये जरूर समझना चाहता हूं कि क्या आपको लगता है कि एक नागपुर को एक नया प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है, नागपुर में इस ढंग का जो कम्युनल प्लेटफॉर्म तैयार करके, और यहां से एक मैसेज दिया जाए? इसके अंदरूनी उसको गणित को समझने, सियासी गणित को समझने की ज़रूरत है। हालांकि क्लोजिंग की ओर हम बढ़ चुके हैं, ज़रा आपसे समझूं कि क्या नागपुर, क्योंकि बाबा साहब आम्बेडकर भी हैं, आपने जिक्र किया, दीक्षा भूमि से मैंने लाइव शो किया था, आपको याद होगा, आप भी थे उसी दीक्षा भूमि से, जब चुनाव का वक्त था महाराष्ट्र में, बिल्कुल दीक्षा भूमि के सामने से। इसलिए एक तरफ बाबा साहब आम्बेडकर हैं, दूसरी तरफ वहां आरएसएस भी है, और नागपुर को क्यों चुना गया? भाई ये काम औरंगाबाद में भी हो सकता था। बिल्कुल बिल्कुल, और उस तथ्य को भी रखा जाना चाहिए कि यही महाराष्ट्र है जहां से वो जो 400 का लक्ष्य था वो पूरा नहीं हुआ। देश के यही 2 राज्य, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, जहां पर भारतीय जनता पार्टी को बड़ी शिकस्त मिली लोकसभा चुनाव में, इन्हीं 2 राज्यों में संविधान को लेकर के सबसे ज्यादा आक्रामकता दलितों, पिछड़ों में दिखाई पड़ी। और नागपुर तो बाबा साहब की दीक्षा भूमि है। जिस तरह से इस समय दलितों और पिछड़ों के बीच बुद्धिज्म को लेकर के एक पूरा माहौल अंदर ही अंदर कहीं पैदा हो रहा है। अभी आप देखिए कुछ जगहों पर वो आंदोलन चल रहा है कि जो बुद्धिस्ट धरती है उसको खाली कराया जाए। आप इतिहास को लेकर के कहां तक जाएंगे? और आपने जिक्र किया उस उपन्यास का, तो सिन्हा जी हैं, बहुत लगातार पढ़ते रहे हैं, वो लिटरेचर को उन्होंने बखूबी पढ़ा है, राजनीति को, विचारधारा को। साहित्य और कला मनुष्य का विरेचन करती, बेहतर इंसान बनाती। यहां इंसान से हैवान बनाया जा रहा है, ये हम सब इसके गवाह हैं। और जिस परिस्थिति में है, हमें अपने आप पर शर्म आती है कि हम ऐसे वक्त में हैं कि जहां पर हम, एक दौर था
नेहरू जी के बाद का, और वो भी फिल्में थी जो पूरे नेहरू इरा को क्रिटिसाइज करती थी। भारत कैसे बन रहा है और क्या अवरोध आ रहे हैं, करप्शन का सवाल होता था, सामंतवाद का सवाल होता था, महिलाओं दलितों के उत्पीड़न के सवाल होते थे, और उनके जरिए समाज और राजनीति दोनों को एक दिशा मिलती थी। आज इन फिल्मों के जरिए क्या दिशा मिल रही? फाइल कश्मीर फाइल्स और कौन सी फाइल्स, अब छावा और पद्मावत भी बनी, तो उसमें क्या किया जा रहा था? ऐसा ही अलाउद्दीन खिलजी था क्या जैसा दिखाया गया उसमें, या इसमें औरंगजेब जैसा दिखाया गया वैसा ही था क्या? तो ये जो चल रहा है इस समय वो पूरी तरीके से प्रोपेगेंडा का हिस्सा है, पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा। इसका कहीं दूर दूर तक लेना देना नहीं है साहित्य और कला से और फिल्म से और सिनेमा से। मुझे नहीं लगता कि ये सब कुछ है। कौन सा ऐसा सवाल उठाया जा रहा? इससे तो अच्छा है, मुझे लगता है कि जो और अगल बगल के देश हैं वहां पे जो सिनेमा चल रहा है वो बेहतर कई बार लगता है, तो वो टेस्ट पैदा किया जा रहा है। अब इससे क्या है कि लोग आने वाले वक्त में साहित्य की परिभाषा ही बदल देते हैं, कला की और इतिहास की परिभाषा ही बदल दे, मायने बदल जाए कि असल में वो क्या कर रहा है। आपका जो सवाल है कि नागपुर को क्यों बनाया जा रहा है, तो पहली बड़ी जो चुनौती नरेंद्र मोदी को मिली, बीजेपी को मिली, आरएसएस को मिली, और उस दरमियान में नागपुर में था, आपने वहां से लाइव किया था जी, और मैंने वहां जाकर के जो जानकारी हासिल की थी, गडकरी की सीट फंसी हुई थी और विपक्ष ने वहां कोई बहुत बड़ी मेहनत नहीं की थी। स्वतः स्फूर्त ढंग से लोग भारतीय जनता पार्टी आरएसएस को शिकस्त देने के लिए, और जो परिस्थितियां निर्मित की जा रही थी कि साहब आरएसएस के 100वें साल में मोदी जी तो गुरु दक्षिणा देने जा रहे हैं, देश के संविधान को खत्म करके, डॉक्टर अंबेडकर के संविधान को खत्म करके, उनके विचारों को खत्म करके मनुस्मृति को लागू करना है, और ये मुनादी हो रही थी, हम सब इसके गवाह हैं। लेकिन वो नेता कम बोल रहे थे, नेता तो ये बोल रहे थे संविधान हटाना है, मनुस्मृति लागू करनी है, ये किसी से बुलवाया जा रहा था जी। अब जो नहीं हो सका तो वो एक नई प्रयोगशाला के जरिए साहब नागपुर में हम ये करेंगे, और मैं समझता हूं कि नागपुर में जो दंगा हुआ उसके पीछे की साजिश सबको मालूम है, लेकिन असल में वो डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को खत्म करने की पूरी तरीके से साजिश है। वहां करना, उसे एक प्रयोगशाला बनाना नागपुर को, और नागपुर डॉक्टर अंबेडकर को अगर आप पढ़ेंगे, और आपके दर्शक बहुत सारे जानते भी होंगे, उन्होंने क्यों चुना था नागपुर को, इसलिए केवल नहीं कि वो आरएसएस का हेडक्वार्टर था, उनका इतिहास में वो जाकर के कहते हैं कि नागवंशियों की धरती रही है इस देश के मूल निवासियों, उस डिस्कोर्स को भी खत्म करना। मैं तो ये बराबर कहता हूं कि इतिहास लिखे जाने चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। ये तो बराबर हुआ है और पूरी दुनिया में हुआ है। मार्क्स से लेकर के एंगल्स होते हुए, ग्रामशी होते हुए कितने बड़े बड़े विचारक पैदा हुए कि जिन्होंने कहा कि इतिहास को गांधी जी, लोहिया, डॉक्टर अंबेडकर, नेहरू, और जो इस समय सत्ता में है वो क्या कर रहे थे, इन्होंने क्या लिखा, केवल माफीनामे लिख रहे थे। नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिख रहे थे, विश्व का इतिहास लिख रहे थे, तो वो नहीं पढ़े लोग, क्या देखे, छावा, कश्मीर फाइल्स देखे, और उसके बाद उनका खून उबाल मारने लगे। और जब आदमी भूखा होता है तो और ज्यादा उसका गुस्सा बढ़ता है जी। जब कुंठित होता है तो और ज्यादा वो हिंसक होता है। उसका फायदा उठाया जा रहा है और इस देश को केवल और केवल हिंसा और नफरत की तरफ धकेला जा रहा है। अब वो ग्रेट भारत आप कैसे कहेंगे, कैसे कहेंगे? सवाल ये है, केवल ग्रेट कहने भर से नहीं होता है। दूसरों को हमेशा से भारत दिखाता रहा है, नजीर अपनी पेश करता रहा है कि हमारे भीतर ये डेमोक्रेसी है। और वो दौर कि जहां अगर विपक्ष का एक भी व्यक्ति खड़े होकर के बोलता था
तो समूचा सत्ता पक्ष सुनता था, सीखता था, आलोचना सुनता था। आज ये सब नहीं है और इससे इस देश की डेमोक्रेसी को, इस देश के संविधान को, इस देश की जो आत्मा है उस पर बड़ा सवाल खड़ा हुआ है और उसकी चिंता हम सबको है और होनी चाहिए। राजीव, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये चिंता सबको होनी चाहिए और देश में शांति कायम रहे, सद्भाव प्रेम कायम रहे, इसकी कामना हम सब कर सकते हैं और सरकार को सबसे पहले इसकी कामना करनी चाहिए। हम लोग तो सिर्फ कामना ही करते हैं, सरकार को कम से कम इस पर अमल भी करना चाहिए, इसलिए ज़रूरी है। और ख़ासकर नागपुर में जो घटना घटी है उस वैसी घटना देश के और किसी कोने में न घटे, इसकी कामना तो हम करेंगे ही। सब लोग प्रेम सद्भाव के साथ रहें और किसी भी उकसावे में ना आए, यही अपील इस मंच से मैं कर सकता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ प्रोफेसर रविकांत जी, बहुत बहुत शुक्रिया।